सर बट आपको नहीं लगता, बट अधिकांश लोगों को पैसे को लेके ही डर लगता है और उनका इमोशन जो है सबसे ज्यादा पैसे के साथ ही कनेक्टेड होता है। कि शान शौकत दिखाने के चक्कर में पैसा कभी ना खर्च करो, कि इसको दिखाना है कि भाई मैं बड़ा ट्रेंडी हूँ और मैं भाई बड़ा कूल हूँ और मैं डूड हूँ, है ना, मुझे 17 खरीदना है। कि सफल तो वही हो सकता है जो विफलता वाली स्टेज को पार कर पाए। तो आपने इस किताब में विफलता को मैनेज करने के कुछ स्तोत्र दिए हैं। को जितना विफलता सिखा सकती है उतना सक्सेस कभी नहीं सिखा। ठीक है, कॉकपिट के गेट पे ही इंडिगो का एक स्लोगन लगा है, गेट पे प्रिंट है। अगर आज आपको जेनजी को इंस्ट्रक्ट करना हो कि आप उनको कैसे मेंटर ढूंढना चाहिए, क्योंकि आज मेंटर्स की कमी नहीं है। आज गुरु कम है, गुरु घंटा ज्यादा है। तो सर ये गुरु और गुरु घंटा बोले वी हैव अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीस, यू हैव टू पे। पे 3 लाख का कर्ज है तो तुझे उतार। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। वाह, असली जिंदगी में तेरा स्वागत है। इस पूरे दुनिया में कोई मोटा व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको ये पता ना हो कि पतला कैसे होता है। सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। ये बात दिल पे लगी है। मतलब आपको देख के नहीं बोल रहा, मैं भी शामिल हूँ। नहीं सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही। दुनिया में हर मोटू को पता है पतला कैसे होता है। आज के दिन एक बहुत बड़ा इशू ये हो गया कि लोगों ने 22 साल 25 साल पढ़ाई करी और उसमें से 95% चीजें इररेलेवेंट है। बची हुई 5 भी शायद नहीं है। 5% इज्जत दे रहे हो आप। मतलब मैं फिर कहूँ कि एजुकेशन सिस्टम ने कुछ ही नहीं किया, ये भी गलत होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सोनू सर फॉर कमिंग टू संजय कतुरिया पॉडकास्ट। बहुत बहुत संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। सर मैं क्या बताऊं आपको, हम इतने टाइम से फॉलो करते हैं और आपकी रील्स मेरे घर में बड़ी वायरल हैं बिकॉज आप हनुमान जी के किस्से सुनाते हैं। मेरे फादर हनुमान जी के और हम पूरा परिवार जो है वो इष्ट देव है हमारे, तो आपकी रील्स जो है हमारे पूरे परिवार के ग्रुप्स में वायरल हुई रहती है। वैसे भी हर जगह हुई रहती है, बट उधर से मेरे फादर ने बहुत सारी वीडियोस हमारे को भेजते हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर ग्रेसिंग दिस पॉडकास्ट। सर आपको सबने ना स्टेज पे देखा है और आज जो मेरी ऑडियंस है वो जनरली इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंस, बिजनेस, इस तरह की ऑडियंस है। वो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो जानना चाहेंगे बहुत सारी चीजें जो मैं आपके सामने रखूंगा। लोगों ने आपको स्टेज पे देखा है सर, पर आपका पर्सनल पहला इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस क्या था? एज अ नोविस जब आपने पहली बार पैसा डाला, क्या किसी दोस्त की टिप सुनी या सोच समझ के डाला? मुझे संजय अच्छे से याद है। मेरा एक फ्रेंड होते थे नवीन, अब वो नहीं है, वो एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु प्रेशराइज मी टू इन्वेस्ट इन ए फ्लैट इन ए अपार्टमेंट 2 BHK इन फरीदाबाद। और कोई 13-14 लाख रुपए का अपार्टमेंट था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 और 3। तो दैट वाज माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बाय बाइंग अ प्लॉट ऑफ 14-15 लाख रुपए 2 BHK। तो उसने मुझे बोला नहीं तेरे को देना है 10%, 1.5 लाख रुपए चेक काट के दे। तो मैंने बोला मैं तो नहीं लगा सकता पैसे, मेरे को तो समझता नहीं है कुछ। तो उसने बोला नहीं, तू खरीद। वो रियल एस्टेट में था। तो उसने मेरे से ज़बरदस्ती इन्वेस्टमेंट लिया। और मेरा एक दूसरा दोस्त था, उसने फिर उसको 6-8 महीने के बाद 14-14.5 लाख वाला जो पेमेंट था उसको 19 लाख रुपए में उसने बेच दिया। तो मैंने कुछ 3-4 लाख रुपए दिए थे उस प्रोसेस के अंदर, और वो पैसा मेरा कोई 6 महीने के अंदर 4 लाख का 9-9.5 लाख रुपए हो गया। डबल से भी ज्यादा हो गया। हाँ, तो वो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस था रियल एस्टेट का। 2002 और 3 की बात है ये। तो उस टाइम पे सर आपको मतलब डर नहीं लगा जब आपने इन्वेस्ट किया कि मेरे 1.5 लाख एक साथ चले गए? या देखो, फोबिया क्या होता है, हर किसी को ना अलग अलग फोबिया है। ब्लड देखकर बहुत डर लगता है, मैं डरता हूँ। मतलब मेरी छोटी सी बेटी है, उसका एक दिन हाथ पे कुछ लग गया तो मैं उसको हॉस्पिटल ले तो गया कैसे भी तैसे, लेकिन मैं अंदर नहीं गया जहाँ उसकी ड्रेसिंग हो रही थी। तो मुझे बहुत चक्कर टाइप आते हैं। लेकिन मुझे फाइनेंस को लेकर डर नहीं लगता। हर आदमी का अपना फोबिया है, किसी को पानी से लगता है, किसी को ऊंचाई से लगता है। तो मुझे ब्लड देख के बहुत घबरा जाता हूँ मैं। लेकिन मुझे पैसे से कोई डर वर नहीं लगता। मतलब प्रॉफिट हो, लॉस हो, मैं उसको ट्रांजैक्शन की तरह ही देखता हूँ कि 10 माइनस हो गए, 20 आ गए, 30 माइनस हो गए, 40 आ गए, मेरे लिए वो फिगर है। मुझे पैसे को लेकर ज़्यादा डर लगता नहीं। सर बट आपको नहीं लगता, बट अधिकांश लोगों को पैसे को लेके ही डर लगता है और उनका इमोशन जो है सबसे ज्यादा पैसे के साथ ही कनेक्टेड होता है। तो अगर आपको कभी किसी को समझाना हो कि भाई पैसे मैनेज करते हुए उनका बिजनेस खराब हो रहा है, या तो बिजनेस कर रहे हैं या उनका कोई पोर्टफोलियो है वो नीचे जा रहा है, क्योंकि आजकल तो ऐप पे सब कुछ लाइव दिखने लग जाता है, तो वो अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें उस टाइम पे? देखो, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ संजय, डोंट एवर टेक डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशंस, बिकॉज व्हेन इमोशंस आर हाई इंटेलिजेंस गो लो। इमोशंस जब हाई होते हैं, इंटेलिजेंस की वाट लग जाती है। ऐसा बोलूँ तो भी गलत नहीं होगा। तो इमोशंस में डिसीजन नहीं लेने, और आदमी को ये समझना बहुत ज़रूरी है कहाँ दिमाग से काम करना है, कहाँ दिल से। लोगों की दिक्कत ये है कि जहाँ दिल लगाना होता है वहाँ दिमाग लगा लेते हैं, जहाँ दिमाग लगाना होता है वहाँ दिल लगा लेते हैं। तो ये कॉमन सेंस बहुत रेयर मिलेगी आपको पूरी हिंदुस्तान के अंदर
कि दिल की जगह दिल लगाएं और दिमाग की जगह दिमाग लगाएं। पैसों के डिसीजन दिल से नहीं लिए जाते, वो दिमाग से लिए जाते हैं। रिश्तों के डिसीजन दिल से लिए जाते हैं, वो दिमाग से नहीं लिए जाते। लोग उल्टा करते हैं, रिश्तों के डिसीजन दिमाग से लेते हैं और पैसों के डिसीजन दिल से ले लेते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये गड़बड़ है। तो उनको ये समझना चाहिए कि दिमाग कहाँ लगाना है और दिल कहाँ लगाना है। तो सर आपकी एक किताब लॉन्च हो रही है, मैं जी। सबको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, जी, और वो जी, है सफलता के 24 अध्याय। ठीक है, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और सफलता के सोनू सर के 24 अध्याय हैं। तो सर सफलता के 24 अध्याय में आपने सबसे ज्यादा वेटेज किस चीज को दिया है? जी सर। हाँ, तो देखो ये 24 अध्याय निकले तो उन्हीं 18 अध्याय से ही है, ओ, ठीक है? ओके। क्योंकि कंसंट्रेट तो गीता ही है ना, जी, उसमें से ना जाने आप कितना कुछ निकाल लो। अच्छा, आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि इसमें सबसे ज्यादा फोकस किस अब पे किया फोकस गया है? इसमें सबसे बड़ा अध्याय किस चीज का है? देखो इसमें कोइंसिडेंटली सबसे बड़ा अध्याय फाइनेंस का ही है। अच्छा, मेरे को जेन्युइनली, मतलब ये मैं आपके चैनल पे आया हूँ या पॉडकास्ट में हूँ ऐसा नहीं है। मतलब आप नंबर ऑफ पेजेस अगर देखेंगे ना, तो पैसों की अहमियत करके एक टॉपिक है इस पे। तो उस पैसों की अहमियत के अंदर कोई 21 लॉज हैं, 21 नियम है पैसों के। तो 24 में एक सेक्शन पैसा और पैसे में 21 सेक्शन और है। 21 नियम वाह। हैं। तो जो व्यक्ति अगर वो 21 लॉज को अच्छे से गो थ्रू कर ले, तो उसको पैसों की करीब करीब काफी समझ आ जाती है। तो सर कुछ लॉज पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि सारे लॉज पढ़ने के लिए तो आपको किताब लेनी चाहिए। मेरे को तो आज देखो फ्री कॉपी मिली साइंड, बट आपको लेनी होगी। लिंक हम Amazon का सर दे देते हैं, जिससे वो जाके आप किताब ले सकते हैं। तो सर 21 लॉज में से आपके खुद के, मतलब जो आप खुद सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, वो ऐसे कौन से 3 लॉज हैं? देखो सबसे पहला तो मैं आपकी ऑडियंस को एक बता देना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अमीर और गरीब पैसे कमाने की वजह से नहीं होता। इस दुनिया में ही इंसान अमीर और गरीब अपने खर्च करने की आदत की वजह से होता है। पैसा कितना ही कमा लें, अगर आपको खर्च करने की आदत पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप लाइफ में कभी रिच रह ही नहीं सकते। हो तो सकते हो, मैंने शब्द यूज किया, रह नहीं सकते। माइकल जैक्सन जैसे व्यक्ति जिनके पास बेइंतहा दौलत थी, आखिरी में बैंकरप्ट हो गए, पैसा नहीं था। भारत भूषण जैसे फिल्म स्टार जिनके पास वो बंगला था जो बाद में क्या बोलते हैं, राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार को उन्होंने 25,000 रुपए के अंदर बेच दिया, आज उसकी कीमत को 1,000 करोड़ रुपए की है, वो बर्बाद हो गई। मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। धीरू भाई अंबानी की जब डेथ हुई तो ऐसा कहा जाता था कि वो इतना पैसा छोड़ गए हैं कि पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब अनिल अंबानी की आप हालत आपके सामने है और एक तरफ मुकेश अंबानी है। तो आप पैसे कमाने की वजह से अमीर नहीं होते, खर्च कैसे करना है, किस तरीके से करना है, अगर वो समझ नहीं है तो वो आपको गरीबी की गर्त में धकेल देती है। तो खर्च करने के बहुत खतरनाक नियम हैं। कमाने के नियम तो दुनिया आपको सिखा देती है, तो खर्च करने के नियम है। तो आपको ये बहुत समझना चाहिए कि खर्च कैसे किया जाता है। जे पॉल गेटी बहुत रिच इंसान थे, मतलब यूएस के टॉप 5 लोगों में जे पॉल गेटी का नाम आता है। तो रात को खाने पे उन्होंने अपने दोस्तों को एक रेस्टोरेंट में बुलाया, ठीक। तो रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गए सब लोग। तो जब अंदर जाने लगे अपने 4-5 दोस्तों के साथ, तो जे पॉल गेटी ने बोला, यार थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं और फिर जाएंगे अंदर खाने के लिए। तो लोगों ने कहा 10 बज गए हैं यार, हमको तो भूख लग रही है, तेरे को वॉक की पड़ी है। तो उसने बोला 10 बजे के बाद यहाँ कुछ डिस्काउंट मिलता है और अगर 10 मिनट की वॉक कर लें और कुछ पैसे बच जाएं तो बचा लेने चाहिए। वाह। वो आदमी जो यूएस के सबसे टॉप 5 लोगों में है, वो भी पैसे बचाने के बारे में सोचता है। जी। लेकिन हमारे यहाँ पर लोग उल जलूल खर्च करते हैं, बावजूद उन्होंने बहुत पैसे कमाए, लेकिन उनकी बाल्टियों में इतने छेद हैं, इतने सुराख हैं कि बाल्टी कभी भरती नहीं है। तो बहुत सारे कारण है। पैसा कैसे खर्च किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ के अंदर। दूसरी, बहुत सारे लोगों को बेसिक फाइनेंस की जानकारी नहीं है। बेसिक फाइनेंस क्या होता है, ना तो स्कूल पढ़ाता है, ना कॉलेज पढ़ाता है, ना यूनिवर्सिटी पढ़ाती है। बेसिक फार्मूला नहीं पता लोगों को। मैथ्स के फार्मूला पता है, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, ये सबने रट्टा मारा है। फिजिक्स के फार्मूला याद हैं, केमिस्ट्री के फार्मूला याद हैं, लेकिन फाइनेंस का एक फार्मूला है। जिन जिन लोगों ने वो फार्मूला समझ लिया और उस फार्मूले के हिसाब से अपनी लाइफ को जिया, वो लोग कभी लाइफ में मरते नहीं हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला है इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंसेस। मैं फिर से दोहरा देता हूं, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंसेस। लोग इसको उल्टा करते हैं। लोग कहते हैं इनकम माइनस एक्सपेंसेस और जो बच जाए वो इन्वेस्टमेंट।
आपकी कमाई पर सबसे पहला जो हक है ना, वो इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए, खर्चों का नहीं। लेकिन लोग अपनी कमाई का सबसे बड़ा हक खर्चों को मानते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि आज के मजे बाद में करो, फ्यूचर को सिक्योर पहले करो। लोग आने वाली कमाई को मोर्टगेज कर देते हैं आज ही, जी जी। ईएमआई के चक्कर में। आज के सुख भोगने के लिए 2 साल बाद तक की कमाई को मोर्टगेज कर देना कहाँ की अक्लमंदी है, मेरी तो समझ से परे है यार ये। अब जो लोग करते हैं, हेड्स ऑफ टू देम, भगवान उनका भला करे, सद्बुद्धि दे, ऐसा नहीं करना चाहिए एक्चुअली। तो फॉर्मूला याद रखें कि इनकम पे पहला हक आपकी इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए, और फिर जो पैसा बचता है उससे आपको खर्च करना चाहिए। तो 2 बातें होंगी, पहला कि आपको खर्च खर्च पे कैसे बहुत करना कंट्रोल करना चाहिए, और दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट सबसे पहले होना चाहिए और एक्सपेंसेस सबसे बाद में। तीसरी जो आज की जनरेशन को सबसे इंपॉर्टेंट समझना चाहिए कि शान शौकत दिखाने के चक्कर में पैसा कभी ना खर्च करें। शान शौकत, तनख्वाह 40,000 रुपए की है, अब आईफोन 17 है ना, तब इसको 17 भी चाहिए, क्योंकि जबकि इसको 16 हाथ में है। हाँ, क्योंकि इसको दिखाना है कि भाई मैं बड़ा ट्रेंडी हूँ, और मैं भाई बड़ा कूल हूँ, और मैं डूड हूँ, है ना, मुझे 17 खरीदना है। और ये आईफोन वाले भी कलाकार हैं, जो आदमी नकद खरीद सकता है, नकद नहीं तो ईएमआई तो है ही है, तो ईएमआई पे ऑफर चल रहे हैं, और वो आप जैसे हमारे जैसे लोगों को ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं कि ये स्ट्रैप में फंस जाए। 5,000 6,000 रुपये महीने का ऑफर, तनख्वाह 40,000 रुपये की है, भाई तेरे को क्या करना है 1.5 लाख रुपए का फोन, कोई लॉजिक नहीं है यार। अब देखिए तो सर, मैं अभी भी आईफोन 12 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ। 17 के जमाने में 12 यूज कर रहा यार हूँ। मेरे पास भी 15 है, अभी तक 16 नहीं लिया मैंने। बिल्कुल, मतलब अगर मतलब जरूरत ही अभी नहीं भी है। मेरे पास 15 है, 16 नहीं है। मैं 1 साल के ब्रेक के बाद चेंज करता हूँ, मैं भी कंटिन्यूसली चेंज नहीं करता हूँ। अच्छा, ये वो लोग हैं सोनू सर के लिए बहुत आसान है, आईफोन पहले दिन से पहले भी उनके घर पे आ जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है, बट फिर भी वो नहीं लेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, आईफोन 16 मुझे कम से कम 1, दुबई 2, 3, 4 लोगों ने आईफोन 16 मुझे गिफ्ट किया। ओह। आई वॉज इन दुबई, मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया जब मैं वापस आ रहा था। मैं एक यूनिवर्सिटी में, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके बहुत कज़न यूएस में काम करते हैं एप्पल के अंदर। व्हेन आईफोन 16 लॉन्च हुआ तो उन्होंने मुझे वहाँ से मंगवा के गिफ्ट किया। एक मेरे दोस्त दिल्ली में हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, और एक मेरा बहुत क्लोज दोस्त है, उसने मुझे गिफ्ट किया। 4 आईफोन 16 मेरे पास थे, और यू विल नॉट बिलीव, वो चारों के चारों मैंने बेच दिए। ये भाई, ये होता है पैसे बनाने का और मैनेज करने का अब टेक्निक। अब ये सुन, अगर ये बात वहां तक पहुंच जाएगी तो भाई मेरे पास और सीक्रेट्स रिवील्ड। तो कहीं फंस ना जा रहे यार, तुमने बेच दिया। तो भाई सच तो ये है कि वो 4 आईफोन 16 मेरे पास थे, मैंने चारों उससे भी आपने 6 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर मैंने लिया। चारों बेच दिए, और आईफोन 15 जो मेरे पास था मैंने उसको यूज किया, अभी भी यूज कर रहा हूँ। जी। आईफोन 17 आ गया, मैं पहले दिन ले लूंगा, जी। बिकॉज आई अफोर्ड, और मैं एक साल में इसको फिर भी आप एक स्किप मार रहे हैं, मतलब बड़ी बात यह है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी आप एक स्किप अब वो मार रहे हैं। इसलिए मैं मार रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ा रफ एंड टफ यूज करता हूँ अपने फोन को, मैं केयरलेस हूँ इस मामले में। उस पर स्क्रैच लग गए हैं, मैं स्क्रीन गार्ड लगाता नहीं हूँ, मेरा फोन नंगा का नंगा रहता है, ना आगे कवर होता है ना पीछे कवर होता है। अगर आप देखेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरा फोन दिखाना यार जरा। तो ये मेरा फोन है, इसमें कोई स्क्रीन गार्ड नहीं है, हाँ। इसमें ना आगे कोई स्क्रीन गार्ड लगा है ना पीछे कोई स्क्रीन गार्ड लगा है। तो लोग जी। मुझसे पूछते हैं यार ये क्यों, तो मैंने कहा भाई मैं दिल नहीं लगाता इन चीजों पे। इस पे दिमाग लगाता हूं। तो जिन चीजों पे स्क्रीन गार्ड लगाना चाहिए वो रिश्ते होते हैं, वाह, वो चीजें नहीं होती। बहुत। लोग रिश्तों पे स्क्रीन गार्ड नहीं लगाते, चीजों पे स्क्रीन गार्ड लगाते हैं जो 1-1.5 लाख की हैं। मेरा असूल है कि रिश्तों पे स्क्रीन गार्ड लगाओ कि वहां स्क्रैच ना पड़े। Beautiful. ये तो साला चेंज हो जाएगा, जब दिल चाहूं तब चेंज कर सकता हूँ। ब्यूटीफुल सर। तो मुझे पता है दिमाग कहाँ लगाना है और दिल दिल कहाँ कहाँ लगाना है। जी। तो तीसरा था कि आप दिखावे के लिए दिखावे के लिए पैसा खर्च ना करें, उल जलूल चीज़ों में पैसा खर्च ना करें। अगर आपका गुजारा 10 में चलता है तो आप कोशिश करें उसको 8 में चलाने की। भविष्य के लिए पैसा सेव करना बहुत ज़रूरी है। हमारा इंडियन कल्चर इसीलिए आज इतना जड़ें उसकी मजबूत हैं क्योंकि उनको सेव करने की आदत है। हमारे बड़े बुजुर्ग माएँ हमारे घर की, आपको पता होगा डिमोनेटाइजेशन में कितना पैसा निकला, बिकॉज हम लोग सेव करने के आदी हैं। आप साउथ में चले जाएं, जितना गोल्ड साउथ में है उतना गोल्ड शायद दुनिया में नहीं होगा, बिकॉज दे आर द बेस्ट सेवर्स इन द कंट्री। उसकी तनख्वाह 20,000 रुपए की होगी लेकिन आपसे ज्यादा मेरे ज्यादा गोल्ड होगा उनके घर में। इसीलिए उनकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। इसीलिए जरा सी ऑब्स्टिकल जब आता है या फाइनेंशियल चैलेंज आते हैं तो वो लोग परेशान नहीं होते। हमारे यहाँ जरा सा फाइनेंशियल चैलेंज आता है तो बाल खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेविंग ही नहीं है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो उल जलूल चीज़ों पे पैसा कभी भी ना खर्च करें। मैं तो इतना लुल आदमी हूँ, मतलब मुझे तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि भाई कुछ अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं कोई कंजूस हूँ, मतलब इसको मिसअंडरस्टूड नहीं करना चाहिए। मैं कंजूस नहीं हूँ एक्चुअली,
मेरा नेचर ही नहीं है अब कि मेरे को खान सर की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, मुझे अभी मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि यार जब खरीदना चाहते थे तब पैसे नहीं थे, आज पैसे हैं तो चाहत खत्म हो गई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका लाइन। तो मैंने बोला यार देखो हमारे साथ भी ऐसा है, जब हम पैसे नहीं थे हमारे पास, जब गरीबी के दिन थे, तो बहुत कुछ चाहते थे कि लाइफ ऐसी हो, ये हो, वैसे हो। तब पैसे नहीं थे, आज पैसे हैं तो साला इच्छाएं खत्म हो गई हैं कि मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई तकलीफ नहीं है, 15 भी चलता रहेगा तो भी कोई तकलीफ नहीं है। तो एक स्टेज के बाद ये चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। बेटर है कि आप जल्दी समझ रहे हैं। सर, सफलता जो है उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आप विफलता को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि सफल तो वही हो सकता है जो विफलता वाली स्टेज को पार कर पाए। तो आपने इस किताब में विफलता को मैनेज करने के कुछ स्तोत्र दिए हैं, या आपके लाइफ में आप कुछ स्तोत्र यूज करते हैं जिससे भाई ये तो विफलता के बारे में जो है देखो, आप आपको जितना विफलता सिखा सकती है उतना सक्सेस कभी नहीं सिखाती। मैं तो खुद कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं किसी 2 महीने डाउन नहीं होता या मेरा टर्नओवर गिरता नहीं है तो मेरे एंटीना ही नहीं खड़े होते। अगर मेरा टर्नओवर हर महीने 2%, 3%, 5%, 10% की ग्रोथ करता रहे तो मुझे अपनी कमियां नज़र ही नहीं आएंगी। मतलब मेरा टर्नओवर मान लेते हैं 1 महीने में 10% की ग्रोथ करता है, फॉर एग्जांपल हमने एक्स अमाउंट किया लास्ट मंथ और अगले महीने एक्स प्लस 10% कर लिया, ठीक। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर एक्स प्लस 10% किया तो मैंने सब सही ही किया होगा। हो सकता है उसमें भी कुछ गलतियां कर रहा था मैं, अगर उसको मैं ठीक करता तो एक्स प्लस 40% हो जाता जी। लेकिन जैसे ही मैंने एक्स किया और अगले महीने एक्स माइनस 10% हुआ तो फिर मैं झांकता हूं कि कुछ ना कुछ तो गलती हुआ है हमसे। तो उस झांकने के प्रोसेस में आपको कुछ मिस्टेक्स मिलती हैं जो आप अगर अगले महीने ठीक कर लेते हो तो 10% भी बढ़ के 30-40 हो जाता है। तो सक्सेस आपको इवेल्युएशन कभी नहीं सिखाती, आपको इवेल्युएशन सिखाती ही फेलियर है। जब आप फेल होते हैं तो आपका एंटीना खड़ा होता है कि साला कुछ गलती हो रहा है यार, ऐसा तो कैसे हो सकता है यार कि हमारा टर्नओवर क्यों गिर रहा है। तो फेलियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ। सफलता तो आपको इग्नोरेंट बनाती है, इगोइस्टिक बनाती है, आपके पैर जमीन पर नहीं रहते, आप आदमी को आदमी नहीं समझते। तो बीच बीच में कुदरत के थप्पड़ अगर आपको लग जाए तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया होती है और एक लेवल पे आप पहुंच जाते हैं। पर सर, इमोशनली लोग अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते स्टेज पे। देखिए, आपकी स्टेज और आपका जो पूरा ऑरा है वो बहुत डिफरेंट है। तो इमोशनली उस टाइम पे अपने आप को मैनेज करना है, तो क्या आप सलाह देंगे यंगस्टर्स को खासकर, बिकॉज ये प्रॉब्लम यंगस्टर्स में बहुत है आज के दिन। देखो, मैं इसमें एक चैप्टर है, मैं आपको बताता हूँ, उसमें है पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ। जब महाभारत का युद्ध हुआ ना संजय, आप तो संजय हैं मैंने तो साक्षात देखा आपने था। तो देखा है, पूरा धृतराष्ट्र को दिखाया है, तो आपके पास तो दिव्य चक्षु थे उस वक्त। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने बोला कृष्ण को कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आप खड़ा करिए। पहले मैं युद्ध की इच्छा करने वाले लोगों को देखना चाहता हूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में कौन कौन लोग मुझसे युद्ध करने आए हैं। तो भगवान कृष्ण ने, तो उस वक्त उनके वो सारथी थे, ड्राइवर समझ लीजिए आप, तो उन्होंने बीच में खड़ा कर दिया। तो अब अर्जुन ने जब वो देखा भाइयों को, पिताओं को, मामाओं को, सगे संबंधियों को, तो वो शिथिल हो गया, है ना। उसका इमोशनल इंटेलिजेंस वीक हो गया, उसका गांडीव धनुष गिर गया। उसने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने लोगों को मारकर अगर राज मिला भी सही तो मुझे उस राज का करना क्या है। तो वो जो इमोशंस थे ना उस वक्त अर्जुन के सुपर पीक पर थे। उस वक्त वो लड़ना ही नहीं चाहता था, वो लेथार्जिक हो गया था, उसको कुछ धन दौलत संपदा से मतलब ही नहीं था। उसने कहा मुझे नहीं लड़ना यार। तो यहाँ आपका जो कर्म है ना, इमोशंस उस पर हावी हो रहे हैं। देखो ध्यान से समझना इस बात को। अब भगवान कृष्ण का रोल शुरू होता है। यहाँ पर आपको एक मेंटोर चाहिए, यहाँ पर आपको एक कोच चाहिए जो आपको ये बताए कि ये तुझे पहले सोचना चाहिए था, ये टाइम ये चीज सोचने का नहीं है, ये कर्म भूमि है। और जब आप कर्म भूमि में घुस जाते हैं तो आपके इमोशनल जो थॉट्स हैं उसका आपके कर्म भूमि पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। वो दोनों अलग चीजें हैं, इमोशंस अलग हैं और आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग है। तो अर्जुन, ये तुझे पहले सोचना चाहिए था कि ये मेरे भाई, ये तुझे पहले नहीं पता था, ये अभी समझ में आई तुझको बात। और ये जो राजा लोग तेरी पक्ष में तुझसे लड़ने, तेरे चक्कर में लड़ने के लिए आए हैं, तेरे पक्ष में भी तो लोग आए हैं ना लड़ने के लिए। ये अपने घर बार, बीवी बच्चे सब छोड़कर आए हैं कि हम धर्म का साथ दे रहे हैं। अगर आज तूने हथियार डाल दिए तो ये घर जाके क्या मुंह दिखाएंगे, ये क्या सोचेंगे, ये तो अपने आप को बिना लड़े ही हारा हुआ मानेंगे। तो ये लोग तेरे चक्कर में आए हैं, अब तू वापिस नहीं जा सकता। अब ना तू वापिस हो सकता है ना मैं वापिस हो सकता हूं।
मैं तो जाऊंगा नहीं वापस और तुझे भी नहीं जाने दूंगा। या तो जीतेंगे या जाएंगे, लड़ना तो पड़ेगा। पड़ेगा। जब आप कर्म भूमि में आ गए तो इमोशंस का कोई लेना देना नहीं, यू हैव टू फाइट एट एनी कॉस्ट। अब भगवान कृष्ण को अध्याय लग गए 18 ये समझाने में कि भाई प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है और पर्सनल लाइफ अलग होती है। आप इंडिगो एयरलाइंस में जब आप बैठ जाते हैं इंडिगो में, तो आप ध्यान दीजिए, बहुत छोटी सी बात है कि जब आप वॉशरूम में जाते हैं तो सामने कॉकपिट है, ठीक है, तो कॉकपिट के गेट पे ही इंडिगो का एक स्लोगन लगा है, गेट पे प्रिंट है कि फ्लाइंग इज अ सीरियस प्रोफेशन, डू नॉट कैरी योर वरीज बियॉन्ड दिस पॉइंट। ब्यूटीफुल, क्या बात है। अब मैं ऑब्जर्व करूंगा सर, दिस इज आप ऑब्जर्व करना, जितने लोग ऑडियंस हैं वो सब ऑब्जर्व करें। इंडिगो के कॉकपिट के गेट पे ब्लू कलर की पट्टी है, उस पे व्हाइट कलर के अल्फाबेट है जिस पे लिखा है फ्लाइंग इज अ सीरियस प्रोफेशन, डू नॉट कैरी योर वरीज बियॉन्ड दिस पॉइंट। 300 लोगों का जिंदगी, इतना बड़ा एरोप्लेन, इतनी बड़ी तेरे एयरलाइन, इमोशंस पे नहीं चल रहा। हो सकता है तू बीवी से लड़कर आया हो सकता है तेरे को फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कुछ भी ABCD रीजन तेरे को हो सकते हैं, यहीं छोड़ के अंदर जाना है तेरे को। आपकी पर्सनल लाइफ अलग होती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है। द डे पीपल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, लाइफ विल बी सो इजी। दोनों को मिक्स करने का नहीं है जिंदगी में। मेरा नाम जोकर एक मूवी आई थी राज कपूर साहब की, उसमें राज कपूर जोकर बने हैं और वो स्टंट कर रहे हैं। उनकी माँ उनको देखने आई है पहली बार सर्कस में, फ्रंट रो में बैठी हैं। अब वो अपने बेटे को जो जोकर बनाया ऊपर स्टंट करते हुए देख रही है, इधर से उधर झूल रहा है, उधर से इधर झूल रहा है, इधर से उधर झूल रहा है, और जैसे ही वो छलांग मारता है उसकी माँ को लगता है ये मर जाएगा, तो उसकी माँ को हार्ट अटैक हो जाता है, तो माँ उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती है। अब जब अंदर न्यूज़ जाती है कि राज कपूर साहब जो कि एक जोकर हैं, उसका नाम मुझे ध्यान निकल गया, शायद राजू ही है, तो धर्मेंद्र उस सर्कस के मालिक हैं जो धर्मेंद्र हैं, तो धर्मेंद्र उसको अंदर आप बुला के बोलते हैं कि योर मदर पास्ड अवे, लेकिन दिक्कत ये है कि तेरी मदर गुजर गई, ये तो प्रॉब्लम है ही, दूसरी दिक्कत ये है कि अगला शॉट तेरा है। तो अगला जो कॉमेडी का सीन है वो सोलो कॉमेडी है जो तुझे ही परफॉर्म करना है एज अ जोकर, तो राजू द शो मस्ट गो ऑन। अब वो राजू ये जानते हुए कि माँ का मृत शरीर पड़ा है, वो जाता है और अपना एक्ट परफॉर्म करता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बहुत अलग होता है, इसको कभी जिंदगी में मिक्स करने की गलती नहीं करना चाहिए। द डे पीपल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, लाइफ विल बी सो इजी। आपने बहुत प्यारे एग्जांपल्स दिए सर, बहुत प्यारे। आई थिंक ऑडियंस इसके साथ बहुत जबरदस्त तरीके से कोरिलेट कर और ये पाएगी। आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल। ये बातें अलग बात होती हैं लेकिन आसान नहीं होता, लेकिन लोगों ने किया है। विराट कोहली क्रिकेट खेला है, उसके पिता की बॉडी घर पे पड़ी है, तो सचिन तेंदुलकर वापस आ गए थे खेलने, विराट कोहली क्रिकेट खेला है, उसके पिता की बॉडी घर पे पड़ी है। IPL में उसको 9 स्टिचेस हाथ पे लगे हैं, वो परफॉर्म कर रहा है। अनिल कुंबले का एंटीगुआ टेस्ट में जबड़ा फट गया है और वो बॉलिंग कर रहा है। अभी ऋषभ पंत टूटे हुए पैर के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलने उतरा है, उसका पैर में फ्रैक्चर है। कैन यू बिलीव इट? हमारे यहाँ का आदमी जरा सी जुकाम होता है तो नौकरी पे नहीं जाता, धंधे पे नहीं जाता, उसके बाद तो बहाने तैयार हैं, आज तो मौसम बड़ा अच्छा है यार, चलो आज छुट्टी मार लेते हैं, आज जुकाम लगा है यार। सी द पीपल हु आर रूलिंग द वर्ल्ड, उनको पता है यार इमोशंस का प्रोफेशनल लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मोदी जी की भी जब मदर की डेथ हुई तो वो गए, बट इमीडिएटली 2 घंटे के बाद ही वाज बैक टू वर्क। नहीं तो लोग जितने बड़े महान लोग हैं यार, उनको ये फंडा समझ में आ चुका है, पर्सनल लाइफ अलग होती है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। सर आपकी अभी बातों में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड निकला, वो था मेंटोर। और मेंटोर जो है वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सदियों से जो है चल रहा है कि अर्जुन के मेंटर कृष्ण थे। आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन से पूछें, वो बोलता है मेरा कोई ना कोई मेंटोर है, और शायद जीवन के अलग फेजेस में मेंटोर्स बदलते रहते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। नाउ अगर आज आपको जेनजी को इंस्ट्रक्ट करना हो कि आप उनको कैसे मेंटर ढूंढना चाहिए, क्योंकि आज मेंटर्स की कमी नहीं है यूट्यूब के जमाने में, इंस्टाग्राम आज गुरु कम है, गुरु घंटाल ज्यादा है। तो सर ये गुरु और गुरु घंटाल, इन दोनों में से सेपरेट करके देखो यार, नॉइज में से राइट मेंटर कैसे चुने? आज के सोशल मीडिया के दौर में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे बताता हूं संजय, कि आप वायरल हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस कारण से वायरल है ना ये इंपॉर्टेंट है। आप वायरल हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वैल्यूएबल हैं कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। तो किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए फॉलो करना कि उसके पास इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं या उसके व्यूज बहुत अच्छे आते हैं,
ये पैरामीटर नहीं है किसी को एक अच्छा मेंटर बनाने का। किसी एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार कहा था कि आप किसी भी कंट्री के यूथ के इंस्पिरेशन लोग कौन है ये बता दो, मैं बता दूंगा उस कंट्री का फ्यूचर क्या होगा। कि कोई कंट्री का जो यूथ है वो किसको फॉलो करता है, अगर वो इंस्पिरेशन कौन है ये पता चल जाए तो ये मालूम चल जाएगा वो कंट्री अगले 30-40 साल में कहाँ जाएगी। हमारे इंस्पिरेशन होते थे विवेकानंद, हमारे इंस्पिरेशन होते थे गांधी, हमारे इंस्पिरेशन होते थे नेहरू, हमारे इंस्पिरेशन होते थे तमाम वो लोग, तो शायद आज हम यहाँ पर बैठे हैं। आज के व्यक्ति का इंस्पिरेशन कौन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका सलाहकार कौन है। और एक खराब सलाहकार की वजह से केकई जैसी माँ मतभ्रष्ट हो जाती है कि वो मंथरा को अलाउ करती है कि उसके कान में कुछ कहा जाए, और वो कैकेयी जो राम को भरत से ज्यादा मोहब्बत करती थी 14 साल के लिए वनवास भेज देती है। तो आपके मेंटोर कौन है ये डिसाइड करेगा कि आपकी डेस्टिनी क्या होगी। तो चूज योर मेंटोर वेरी केयरफुली। और इसमें एक बात और ऐड कर देता हूं संजय, इस देश में या इस दुनिया में दो तरह के लोग कभी कामयाब नहीं होते। पहला, जिसका कोई मेंटोर नहीं है। दूसरा, जिसके बहुत सारे मेंटोर हैं। मतलब या तो किसी की नहीं सुनते या बहुतों की सुन लेते हैं। हाँ, तो इस केस में, दोनों केस में इनका बैंड बजता है। बट सर 100% बैंड बजता है। पर वापस आते हैं, राइट मेंटर कैसे चुने? अगर आज एक मैं 22 साल का लड़का हूं और मुझे आज मेंटर चुने, मुझे लाइफ में बिजनेस ग्रोथ चाहिए या मुझे ग्रोथ चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैं कैसे अपना मेंटर चुनूं? मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है कि आप उस व्यक्ति को मेंटर चुने जिसका आखिरी का पर्पस सिर्फ पैसा बनाना नहीं है। ब्यूटीफुल। पर्पस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल कि आपका पर्पस क्या है। मैं मान लेते हैं सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाता हूं, करेक्ट, और मैंने कोई 400 वीडियोस बनाए हैं पिछले 10 साल के अंदर। तो मैं बहुत कम काम किया हूं एक्चुअली। 10 साल में लोग ऐसे भी हैं जो 2-2 हज़ार, 2,500, 2,500, 3-3 हज़ार वीडियो भी अपलोड किए हैं। ठीक, तो पर्पस क्या है? पर्पस है मेरे वीडियो बनाने का कि मैं एक एजुकेशनल कंटेंट सर्व करूं, एक इंस्पिरेशनल कंटेंट सर्व करूं, और वो कंटेंट जो भी व्यक्ति सुने उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐड हो, उसके थॉट प्रोसेस थोड़े से क्लियर हो लाइफ को लेकर, और वो फाइनेंशियल वैल्यू समझे, पेरेंटल वैल्यू समझे, स्पिरिचुअल वैल्यू समझे। तो पर्पस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं जो कंटेंट बना रहा हूं उसका पर्पस क्या है, कोई और कंटेंट बना रहा है उसका पर्पस क्या है। तो पर्पस अगर सिर्फ पैसा बनाना है तो दूर रहिए ऐसे व्यक्ति। तो मामला थोड़ा सा संगीन हो सकता है यार, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम साथ नहीं जाएगा ये। चाहे हम कितनी फाइनेंस की बात कर लें, आप कितनी फाइनेंस की बात कर लो, वो बड़े बड़े महल जिन पे राजा बैठ के ऑर्डर करते थे ना, आज कबूतर बीट कर रहे हैं उनके ऊपर, है ना। वो लाल किले, वो महल जिसपे कभी शानो शौकत से हाथी घोड़े चिंगाड़ते थे, कबूतरों की बीट से पटे पड़े हैं। तो आखिरी में तो साथ जाएगा नहीं कुछ। ठीक है, पैसा चाहिए, मैं तो इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, बट आखिरी में वो भी नहीं है। सर, आपने जैसे बोला कि आपने बहुत कम वीडियोस बनाई हैं बट बहुत वैल्यूएबल वीडियोस बनाई हैं। इसी तरह सोनू सर को लोग सब जानते हैं, स्टेज पे जानते हैं, बोलने से जानते हैं, उनके इस तरह के रोंगटे खड़े होने वाले स्टेटमेंट से जानते हैं। पर सोनू सर पर्सनल लाइफ में क्या है, क्या आपकी जर्नी रही है, कहां से शुरुआत की है, वहां से आएंगे सर। पर्सनली तो मैं बहुत ही बोरिंग आदमी हूँ। मैं ज़्यादा घूमता नहीं हूँ, ज़्यादा मुझे पार्टी का शौक़ नहीं है। मुझे पार्टी लास्ट मैंने कब करी थी मुझे पता नहीं है, लास्ट मूवी मैंने कौन सी देखी थी मुझे पता नहीं है। और मैं बहुत बोरिंग आदमी हूँ। मेरा घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से घर, ये मेरा एक लिमिटेड सा लाइफ है। मेरी ज़िंदगी में दोस्त नहीं है। और मन तो बहुत सारा है कि ये करें ये करें ये करें, लेकिन एक्चुअली में मैं बड़ा मुश्किल एक है मेरे लिए वो शब्द यूज़ करना, मेरे से हो नहीं रहा। मैं कोशिश में हूँ, पता नहीं कब कर पाऊँगा, है बड़ा कठिन, भगवान की माया बड़ी ख़राब है। एक्चुअली में तो मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन छूटता नहीं है। ये भगवान की माया बड़ी प्रबल है, ये आपको घेरे रखती है। मेरा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि ये छूट जाए मुझसे और मैं वो करूँ जो एक्चुअली में मेरा मन करता है करने का। ये सब एक तरीके से नकली ही दुनिया लगती है मुझको। सर, हर व्यक्ति के लाइफ में, खासकर बचपन में, कोई एक ऐसा इवेंट होता है जो उसके थॉट्स को शेप करता है। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से वो क्या टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में जिसने आपकी थॉट्स को शेप किया? मैं यार 98 में ग्रेजुएट हुआ, ठीक। तो स्कूल में और कॉलेज में आई वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट,
आउटस्टैंडिंग बोले तो बाहर ही खड़ा रहता था, आउटस्टैंडिंग। अच्छा वैसे टीचर हाँ, टीचर मुझे एक बाहर बार खड़ा में तो मैं सीरियस बोला, वाह यार अच्छी बात है। तो टीचर मुझे बाहर ही खड़ा रखती थी कि तू तो बाहर ही रहे। मैंने स्कूल और कॉलेज में वो सब काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए। डिटेल में समझाने का मत बोलना यार, फंस जाऊंगा। तो मतलब मैं कॉलेज में बहुत ही मतलब नोटोरियस। नटनौर है सुपर, मतलब कॉलेज में अगर किसी की चर्चा आज भी होती है तो हमारा नाम होगा उसमें। कॉलेज में बहुत बदमाश टाइप थे, मतलब दो चीज़ों का शौक था मुझे कॉलेज में, एक क्रिकेट खेलने का, एक जुआ खेलने का। जी, आपको क्रिकेट खेलते हुए मैंने काफी देखा, अभी भी आप काफी हाँ, मतलब प्रैक्टिस करते शौक था पहले, जी बहुत अच्छी हॉबी थी, और खेलता ही बहुत अच्छा था। जी। और जुआ खेलने का शौक, ओ, लत लग गई गंदी कहीं से। तो जब मैं कॉलेज के गेट पे जाता था तो हमारे क्लास में दो गुट थे, एक क्रिकेट शौकीन गुट था और एक जुआ शौकीन गुट था। तो जब मैं गेट पे पहुंचता था तो वो दोनों में टॉस होता था कि आज ये किसके साथ जाएगा, आज ये क्रिकेट खेलने जाएगा कि आज ये जुआ खेलने जाएगा। तो अगर जुए वाली टीम टॉस जीती थी तो हम फिर 3 पत्ती खेलने चले आते थे, और क्रिकेट वाली टीम टॉस जीती थी तो हम क्रिकेट खेलने चले जाते थे। तो पूरा 3 साल हमने ऐसा जिंदगी अपनी मस्त बिताई। बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएट हुए, रो धो के ले दे के। तो जब ग्रेजुएट होके घर पहुंचे तो पिताजी को डिग्री दिया कि फाइनली पापा पास हो गया। अच्छा, मैं इकलौता लड़का हूँ, एक मेरी छोटी सिस्टर है। तो हर माँ बाप को उम्मीद होती है कि यार ये कुछ करेगा, लेकिन हमारे चाल चरित्र देख के लग रहा था कि ये कुछ नहीं करेगा। तो मेरे पिताजी को मैंने जब डिग्री दिया तो आई वाज सो हैप्पी कि भारत रत्न ले आए भाई हम तो मैंने बोला आप हम आपको डिग्री दे रहे हैं, आप हमको कुछ दो अब। तो मुस्कुराए, शायद इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। He went to the room, came back after 10 minutes, holding some papers in his hand. कागज़ थे उनके हाथ में और मेरे हाथ में दिए, वो फाइल सी थी एक। तो मैं फाइल अल्टू पलटू तो अपने को पल्ले नहीं पड़ा। मैंने कहा क्या है? तो बोले वी हैव ए लोन ऑफ 3 लाख रुपीज एंड यू हैव टू पे। हम पे ओ, 3 लाख का कर्ज है जो तुझे उतारना है। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड, वाओ। असली जिंदगी में तेरा स्वागत है। होगी मस्ती, करें शुरू अब। पैरों के नीचे से संजय जमीन निकल गई। और 3 लाख रुपीज 1998 वाज अ ह्यूज बहुत अमाउंट। बड़ा नंबर था सर। आवर हाउस वाज मोर्टगेज। साला काटो तो खून नहीं, ये क्या जिंदगी कैसी शुरुआत हो गई हमारी। तो वहां जो झटका लगा ना, आई क्राइड। मतलब मैं कोई 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा तो बहुत रोया होऊंगा अकेले रूम में बैठ के कि यार ये तो बड़ी अजीब चीज़ है यार। और इस बात का दुख नहीं था कि 3 लाख रुपए का कर्ज था, दुख इस बात था कि पिता ने अब तक छुपा के रखा कि इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो यार। साला हम तो पढ़ ही नहीं रहे थे सोचो जिस चीज के लिए उन्होंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, कि आपको वो, मन में आया कि वो तो मैंने एक्चुअली तो मतलब किया ही नहीं उन्होंने था। तो हमको अपने चेहरे से कभी फेस ही नहीं होने दिया कि वो कर्ज में है। हम 500 मांगते तो 500 देते, हम 1000 मांगते तो 1000 देते, कहाँ से लाते पता नहीं। तो दुख 3 लाख का तो 1% था, 99% दुख था यार, साला हम तो क्या कर रहे थे यार। और ये तो क्या बोलते हैं, मुखौटा ओढ़ के हमारे सामने हंसते हुए आते थे। इन्होंने कितना पीड़ा सही होगी 2 साल 3 साल 4 साल। आप बिलीव करना कि अगले दिन कॉलेज वाला सोनू शर्मा मर गया, फिर एक नया सोनू शर्मा पैदा हुआ। और अगले 5 साल हमने बहुत रगड़ा अपने आप को। मेरे सब कॉलेज के दोस्त बोलते थे कि तेरे को क्या हो गया है, तू तो वो लड़का नहीं है जो 4 दिन पहले कॉलेज में था। तो मैंने बोला नहीं यार, साला बात ना दिल पे लग गई यार। पिता साला क्या सोच रहे थे हमारे बारे में, और हम तो साला क्या ही कर रहे थे ज़िंदगी में। तो वो चोट इतनी गंदी लगी कि उसने 3 साल के अंदर अंदर मुझसे इतनी मेहनत करवाई, इतनी मेहनत कराई, इतनी मेहनत कराई कि 2006-2007 आते आते मैं 1 करोड़ रुपए साल का कमा रहा था। वाओ। तो मैंने पहला रिटर्न जब भरा 6-7 में, तो आई वॉज अर्निंग 1 CR ईयर वाओ। वाओ। विद नो डिग्री, नो हाई फाई क्वालिफिकेशंस। मेहनत खून में जम गई और आई वॉज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। कॉलेज में जब मैं था तब का, और जब मैं 2003 2004 2005 का सोनू शर्मा था तब का। मेरे कॉलेज के दोस्त मुझसे मिलते थे, मुझे बोलते थे हमें दुख होता है तू बदल गया है। मैं बोलता था मुझे अफसोस हो रहा है तुम बदल नहीं रहे। बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो बदल गया हूँ, तुम कब बदलोगे। माँ बाप ने बड़ा सेक्रीफाइस किया। मैंने कहा हमारे लिए। कह रहे तू कब से ऐसी बातें करने लगा। मैंने कहा जब से दिल पे लगी है यार। तो कभी कभी जो चीज़ें दिल पे लगती हैं वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। देखो मूवमेंट होता है, कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बात भी दिल पे नहीं लगती, कभी कभी कोई छोटी सी बात भी आपकी दिल पे लग जाती है। वो मूवमेंट होता है, कभी कभी इमोशंस हाई होते हैं और उसी वक्त किसी ने आपको कुछ कह दिया। मुझे वही कहते हैं ना कि पेन और पैशन जो है वो सबसे बड़े मोटिवेशन बन सकते हैं आपके। कि हाँ, अगर आपके पास
आपको बहुत एक्सट्रीम पेन हो या बहुत एक्सट्रीम पैशन हो, तो वो एक बहुत मोटिवेशन की तरह एक्ट करते हैं आपके लिए। हाँ, तो मुझे वो मेरे फादर का वो चेहरा याद आता है यार, कि उन्होंने मुझे 3 लाख वाला फाइल दिया था, तुझे देना है। सर मोटिवेशन आपका तो बाएं हाथ दाएं हाथ नींद का खेल है। आपने ऐसा मैंने कहा कि आप जामवंत रहे हैं, कितनों के अंदर के शक्तियों को आपने उजागर किया। पर मुझे मोटिवेशन के साथ एक छोटी सा ड्रॉबैक ये लगता है कि वो एक चार्जर की तरह है जो एक बार तो बैटरी चार्ज कर देता है, पर फिर फोन जिस तरह ड्रेन होता है तो देखो, बार बार लगता है। तो क्वेश्चन मेरा ये है सर कि मोटिवेशन को प्रोसेस में कैसे कन्वर्ट करें और अपनी जर्नी पे टिके कैसे रहे, क्योंकि पहले दिन तो सफलता नहीं मिलने वाली। देखो पहली बात तो ये है कि मोटिवेशन कोई खराब चीज़ तो है नहीं। बिल्कुल नहीं है। कभी कभी लोगों को लगता है यार ये तो बेकार चीज़ है, और मोटिवेशनल स्पीकर तो सिर्फ स्पार्क पैदा करते हैं। तो मैंने बोला यार हम तो वो बैटरी हैं कि जो दूसरी बैटरी डेड बैटरी के साथ जुड़ जाए तो झटका तो दे ही देती दे है। देते हैं बिल्कुल। उसके बाद तो फिर हमारा दूसरा काम शुरू हो जाता है कि हम उस जो डेड बैटरी है उसको कैसे रिवाइव कर सकें। कभी कभी होता है ना आपकी बैटरी डेड हो गई, तो फिर आप मार्केट से किसी को बुलाते हैं, वो अपनी बैटरी लेकर आता है और वो तार के साथ तार छुआ रखना देता है गाड़ी ना? चालू। तो हम वो बाहर वाली बैटरी हैं कि जो डेड बैटरी को भी एक बार तो झटके देके आपको चलाएंगे। फिर जी। उसके बाद हमारा दूसरा रोल शुरू होता है, और वो होता है प्रोसेस में लेकर आने का। और सबसे मुश्किल काम इस दुनिया में है वो है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। जो दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से है वो एक ये है कि प्रोसेस एग्जीक्यूट किए जाएं। प्रोसेस बना देना सबसे आसान होता है। मैं बहुत बोर्ड रूम में बैठा हूँ जहाँ पर 200-200 करोड़, 500-500 करोड़, 1000-1000 करोड़ के बात होती हैं, टारगेट डिसाइड होते हैं, और दुनिया का सबसे आसान काम होता है बोर्ड रूम में बैठ के बोर्ड काला कर देना। ठीक, लेकिन प्रोसेस को जब एग्जीक्यूट किया जाता है ना, तो कहानी ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है, क्योंकि प्रोसेसेस आपको हमेशा पेन देते हैं। इस पूरे दुनिया में कोई मोटा व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको ये पता ना हो कि पतला कैसे होते हैं। सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। दिल, ये बात दिल पे लगी है। मतलब आपको देख के नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं भी शामिल हूँ उसमें। नहीं सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल इस सही। दुनिया में हर मोटू को पता है कि पतला कैसे होते हैं। पता होने से पतला होता नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस है। यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू हैव टू कंट्रोल योर डाइट, डूज एंड डोंट्स हैं। ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना ही तो सबसे मुश्किल है ना। जो सुबह 5 बजे वॉक पे जा रहा है, क्या ये सीक्रेट सिर्फ उसी को पता है कि मॉर्निंग वॉक अच्छी होती है, और उस गधे को नहीं पता जो 9 बजे तक पलंग तोड़ रहा है? पता तो दोनों को है। जो 9 बजे तक सो रहा है, ऐसा थोड़ी ना उसको पता नहीं है, पता तो साले को है ही ना, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा ना। एक्चुअली पहला कदम नहीं ले पा रहा। वो सूर्य देवता उसका पिछवाड़ा तक जला चुके हैं, इतनी धूप पड़ चुकी है, लेकिन साला वो उठ नहीं रहा। उठ कौन रहा है? वो 5 बजे। 5 बजे। तो दोनों में पोटेंशियल की कमी नहीं है, पोटेंशियल तो दोनों में उठने की, उठ तो दोनों सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेटनेस तक पहुंचती प्रोसेस के माध्यम से है। हर किसी में पोटेंशियल होती है ग्रेट होने की, लेकिन हर पोटेंशियल वाला व्यक्ति ग्रेट होता नहीं है। नॉट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस एग्जीक्यूशन। तो प्रोसेस हमेशा पेनफुल होते हैं। सुबह 5 बजे उठना पेनफुल है, डाइट पे कंट्रोल करना पेनफुल है, जीप पे कंट्रोल करना पेनफुल है, किताब पढ़ना पेनफुल है। और आप कैटरीना कैफ को 5 करोड़ रुपए दे दो और बोलो ये आधा किलो रसगुल्ला खा के दिखा, शी विल नॉट ईट इट। शी विल नॉट ईट इट एट एनी कॉस्ट। और हम और आपको कुछ मर्जी करा लो, 5 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, हम तो 5000 में मुद्द देंगे। नहीं, रसगुल्ला सामने रखा हो तो आदमी खा लेगा। मतलब पैसे किस बात बहुत देसी भाषा में बात कर रहा हूं, तो 5000 में हमारी तो हवा निकल जाएगी। सो प्रोसेस एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। मोटिवेशन से प्रोसेस में आदमी जरूर जाता है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। और जो व्यक्ति प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर लेते हैं लाइफ के अंदर, उनको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। प्रोसेस सबसे मुश्किल चीज़ है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रोसेसेस के ऊपर चलती हैं, आपकी पर्सनल लाइकिंग और टेस्ट के ऊपर नहीं चलती। जो ऑर्गेनाइजेशन, जो काम धंधे किसी भी एंटरप्रेन्योर के पर्सनल लाइकिंग और टेस्ट के हिसाब से चलते हैं, वो सेकंड जनरेशन का मुंह कभी नहीं देखते। वही ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में कामयाब होती हैं जो प्रोसेस ड्रिवन होती हैं, लाइकिंग ड्रिवन नहीं होती। बहुत सारे लोग, आपको ऐसा आपने देखा होगा, वो गोविंदा की फिल्म आई थी वो गैम्बलर, उसमें गाना था कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, है ना। तो जो लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ज़िंदगी इस तरीके से चलाते हैं, तो उनकी मर्जियां की पर्चियां निकल जाती हैं कुछ दिनों के बाद। तो सर प्रोसेस पे आ गए और आपने प्रोसेस बता दिया कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्रॉब्लम वही है उसको स्टिक करना। अब स्टिक करने के लिए सर क्या ऐसा करा जाए कि आदमी स्टिक रहे, क्योंकि मन सबका चंचल हो जाता है। मैं कहता हूं जो 5 बजे सुबह उठता है वो भी एक बार तो चंचल हो ही जाता है। देखो संजय, मैं बड़ी सिंपल सी लाइन बोलता हूँ यार सबको,
व्हेन व्हाई बिकम क्लियर, हाउ बिकम इजी। क्यों कर रहा हूं वो काम, सारा खेल ही इस चीज का है। और जहां तक फिर मैं वापस आता हूँ एक मिनट पहले मोटिवेशन पे, अगर आपको किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन का जरूरत पड़ रहा है तो आप गलत काम में हैं। मतलब मोटिवेशन का जरूरत क्या है, मुझे ये काम करना है तो वो काम मुझे करना है, टॉपिक क्लोज हो गया। इसमें मोटिवेशन की क्या जरूरत है? एक काम जो आपको करना है वो आपको करना है ना, टॉपिक क्लोज, एंड ऑफ द स्टोरी। मोटिवेशन का जरूरत इसीलिए पड़ रहा है आपको क्योंकि आपका मन नहीं है वो करने का, मन कुछ और करने का है। क्योंकि आपको आपका वाई क्लियर नहीं हुआ अभी। हाँ, और आप देखो, हम जब क्रिकेट खेलते थे 10-10 घंटा खेलते थे, कोई थकावट नहीं होती थी। जिस चीज में आपका मन लगा होता है उसमें ना थकावट होती है ना मोटिवेशन की जरूरत होती है। मूवी आप 3 घंटा देख लो, कोई थका आज तक? किताब पढ़ो आप 3 घंटा, मान जाऊंगा नीचे से जमीन निकल जाएगी 3 घंटा पढ़ के, 300 बार उबासी आएगी। क्योंकि नेचुरली कुछ चीजें करने में आपका मन करता है, और नेचुरली आदमी आलसी हरामखोर होता है, इसमें कोई मुझे बोलते हुए शर्म नहीं है। नेचुरली हम लोग आलसी हैं, हम लोगों को आलस पसंद होता है, हम लोग कंफर्ट जोन के आदी होते हैं। जैसे ही आपको वहां से हटा के कुछ करने के लिए बोला जाता है, उसके लिए मोटिवेशन का जरूरत होता है। सोने के लिए मोटिवेशन का जरूरत है किसी को कि चल सोए, मैं तुझे मोटिवेट करता हूँ। लो तो बेड की भी जरूरत नहीं है, मैं कहीं भी बैठे होंगे सो जाएंगे। कि चल मैं तुझे सर एक क्लास लगाओ मोटिवेशन पे, आदमी को सोए क्या? अरे भाई वो तो वो नेचुरली करेगा वो। मोटिवेशन का जरूरत उन्हीं कामों को लेकर है जो एक्चुअली में आप नहीं करना चाहते और कोई आपको कह रहा है आप करो। जो आप नेचुरली करना चाहते हो, यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन। सचिन को सुबह 4 बजे उठ के क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचने के लिए कोई मोटिवेशन का जरूरत नहीं था। सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, बारिश, धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात, सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में है भाई साहब। उसको कौन से मोटिवेशन का जरूरत है? कोई मोटिवेशन का जरूरत नहीं है, मन है उसका करने का। व्हेन व्हाई बिकम क्लियर, हाउ बिकम इजी। आपका व्हाई क्लियर नहीं है तो हाउ मैं 50 तरीके से बता दूं, आप नहीं करेंगे, आप स्किप करेंगे उस प्रोसेस को। सर आज के दिन एक बहुत बड़ा इशू ये हो गया कि लोगों ने 22 साल 25 साल पढ़ाई करी और उसमें से 95% चीजें इररेलेवेंट हो चुकी हैं, बची हुई 5 भी शायद नहीं है रेलेवेंट। 5% इज्जत दे रहे हो आप। मतलब मैं फिर कहूं कि एजुकेशन सिस्टम ने कुछ ही नहीं किया, ये भी गलत होगा। बट आज के दिन एआई के एजुकेशन सिस्टम ने किया, अपने आप को बदला नहीं। हाँ, ये क्या कम अचीवमेंट है? 75 साल से एक ही काम हो रहा है। कमाल है। मैं जब 12th में था तो हम पढ़ते थे पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन। आज क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन। कमाल के लोग हैं। दुनिया बदल गई भाई, सब बदल गया। आपने टेलीविजन बदल दिए, आपने रेफ्रिजरेटर बदल दिए, माइक्रोवेव ओवन बदल दिए, जूते पहनने के स्टाइल बदल गए, कपड़े बदलने के स्टाइल बदल गए, बाल बदल गए भाई, चश्मे, सब बदल गया। एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन वही चल रहा है, साइन कॉस 10 चल रहा है। अरे ठीक है भाई, आपको समय के हिसाब से बहुत बदलना पड़ता है। अगर आप समय के हिसाब से बदलते नहीं हैं तो आप कहीं नहीं रहते, कहीं के नहीं रहते। बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसमें हुआ क्या है कि लोग बाहर निकले, अब वो स्किल इररेलेवेंट हो गई, अब वो अपस्किलिंग भी नहीं कर रहे हैं। काफी जगहों पे मैंने, जब मैं जॉब करता तो मैंने एम्प्लॉइज को देखा, मैंने बोला यार तुम ये सीख क्यों नहीं लेते? बोलते ये तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हमें सिखाना। मतलब आप सोचिए, वो ऐसे बोलते हैं कि उनको खुद सीखने की जरूरत नहीं है, कंपनी को अगर अच्छा करना है तो उनको हमें अच्छा करना पड़ेगा। तो कंपनी करेगी, एक वो इवेंट करेगी, और वो भी मेरा जिस दिन छुट्टी है सैटरडे उस दिन नहीं करना, जो वर्किंग सैटरडे उस दिन पे जाके मेरा इवेंट करना, ताकि मैं उस दिन आ पाऊं। और अच्छा लंच वंच बता देना कैसा है, मतलब एंट्री पे चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हाँ, तो रात में प्रोग्राम के बाद डीजे पार्टी है कि नहीं 30 है, ml 60 ml का जुगाड़ है कि नहीं है। तो सर आप सोचिए कि अपस्किलिंग को लेके आज भारत ये सोच रहा है, एक एम्प्लॉय ये सोचता है कि ये मेरी जिम्मेवारी है ही नहीं कि मुझे अपस्किल करना है। अब सर इस मानसिकता का क्या करा जाए, और इस मानसिकता को तोड़ा कैसे जाए? कुछ नहीं कर सकते आप। देखो, लॉ ऑफ एवरेज है इस पूरी दुनिया के अंदर। आप जो भी बात करेंगे 80% लोग आपकी बात मानेंगे ही नहीं। 80% क्यों नहीं मानेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन 80% नहीं मानेंगे ये मुझे पता है। तो मैं उस 80% के बारे में सोचता नहीं हूँ, अपना खोपड़ी नहीं लगाता, और बहुत है जिंदगी में जंजाल। ठीक है ना? जो 20% मान रहे हैं हमारे लिए बहुत है यार जी, ठीक है। और 140 करोड़ में अगर 20% भी मान रहे हैं तो हमारे पास बहुत बड़ा काम है करने को। अब एक आदमी नहीं बदलना चाहता भाई, आप कुछ भी कर लो वो नहीं बदलेगा। और मेरा उनसे कोई कंसर्न भी नहीं है। मैं पहले बहुत सोचता था यार क्यों नहीं बदल रहा है, यार क्यों नहीं बदल रहा। बहुत समय के बाद समझ में आया कि भाई इसने नहीं बदलना ही नहीं है, दीवार को धक्का मार रहे हैं, मतलब कि कोई फायदा नहीं होने वाला। तो एक बात बड़ी क्लियर है, लॉ ऑफ एवरेज है कि आप 10 लोगों के पास जाएंगे तो 8 लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे।
अब रो मत उसको बैठ के कि 8 नहीं सुन रहे, खुश मनाओ, खुशी मनाओ कि 2 लोग सुन रहे हैं ना, 2 बहुत हैं यार आपके लिए। क्यों खोपड़ी लगानी उन 8 लोगों के ऊपर? अभी आप घोड़े को ज़बरदस्ती ले आओ दरिया पर, ले जा सकते हो, तो पानी थोड़ी ना पिला दोगे, पानी तो वो तब पिएगा जब उसको प्यास लगेगी। और प्यास 10 में से 8 को लगी नहीं है, अब आप बोल रहे हो पी, बिसलरी है तू पी वगैरह, भाई मुझे नहीं पीना यार, मुझे प्यास ही नहीं लगी। तो मैं उन 2 पे फोकस कर रहा हूँ, उस 20% लोगों पे फोकस कर रहा हूँ जिनको प्यास लगी है, जिनको भूख लगी है, और जो उनको चाहिए मैं उनको परोसने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको दे रहा हूँ, और फिर वो अपने तरीके से अला कार्ट में जो उनको मेरे से पसंद है वो निकाल लेते हैं। सोनू शर्मा दी एंटरप्रेन्योर पे अब चलते हैं सर। आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कैसी रही है? टीम जब आपने डेवलप करी, क्या चैलेंजेस आए और क्या सबसे एक्साइटिंग टाइम्स रहे हैं आपके लिए आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में? देखो, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं बहुत सारे वर्टिकल हैं जिस पे मैं काम करता हूँ। वी आर इनटू सोशल मीडिया, वी आर इनटू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स। हम लोग करीब करीब 200 से ज़्यादा कंपनीज के साथ एसोसिएटेड हैं। वी आर वर्किंग विद द टॉप मोस्ट कंपनीज इन द कंट्री। हम उनके लिए प्रोग्राम्स करते हैं, उनके बिजनेस को अपलिफ्ट करने के लिए, कि कैसे 10 करोड़ जो आप साल का कर रहे हैं उसको 50 करोड़ पे लेके जाएं, 50 करोड़ कर रहे हैं तो 100 करोड़ पे कैसे लेके जाएं, और अगर 100 कर रहे हैं तो 1000 पे कैसे लेके जाएं। तो वी आर हेल्पिंग देम विद अवर एक्सपर्टीज, नॉलेज, विजडम, जो भी 20-25 साल में हमने सीखा है सड़क के ऊपर। तो ये हमारा एक वर्टिकल है जहाँ हम कॉरपोरेट्स को ट्रेंड करते हैं, और महीने में कोई हम 15 के आसपास सेशंस करते हैं। आई एम ट्रैवलिंग एवरी सेकेंड डे, या आप समझ लो कि एवरी डे करीब करीब एक दिन में 3-3 एयरपोर्ट भी मैं देखता हूँ। और इंडिगो एयरलाइंस की एयर होस्टेस ही मुझसे ज़्यादा फ्लाई करती हैं आज की डेट में। चलो, उनके तो कंपल्शन है। हाँ, मतलब वो, मतलब एक ही वो हैं जो मुझसे ज़्यादा फ्लाई करती हैं। डिजी यात्रा भी अगर मैं एक दिन नहीं जाता तो वो कैमरा सोचता होगा यार आया नहीं यार आज, कहाँ रह गया आज, तबीयत तो ठीक है, पूछ फ़ोन ले, पूछ कर लें। तो वी आर इनटू कॉर्पोरेट्स, वी आर डूइंग प्रोग्राम्स फॉर देम। और नंबर 1 वर्टिकल। नंबर 2, वी आर इनटू सोशल मीडिया ब्रांड प्रमोशंस। हम लोगों की हेल्प करते हैं उनके ब्रांड को बड़ा करने के लिए। और बहुत सारी कंपनीज को हम सोशल मीडिया के बारे में भी सिखाते हैं कि आपका बिजनेस सोशल मीडिया पे स्केल कैसे हो सकता है, नई टेरिटरीज कैसे ओपन हो सकती हैं, आप अपने शहर में बैठ के पूरे हिंदुस्तान में अपना माल कैसे बेच सकते हैं। तो वो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, वो हम उनके लिए हेल्प करते हैं। नंबर 3, ब्रांड प्रमोशंस भी करते हैं हम लोग। वी आर चार्जिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर ब्रांड प्रमोशंस, लेकिन कोई ऐसा ब्रांड कभी प्रमोट नहीं करते जो मेरे दिल को सूट नहीं करता। बैटिंग ऐप हमने आज तक कभी प्रमोट नहीं बहुत किया, बढ़िया। कभी नहीं किया, कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। और उसका बहुत प्राउड है कि बैटिंग ऐप अपनी पीक पे जाकर बंद हो गया, हमको खरीद नहीं पाया। टेबल पे बहुत ऑफर आए, ब्लैंक चेक तक थे मेरे पास, दुबई में फ्लैट ले लो तक ऑप्शन थी, बट हमने बहुत रिस्पेक्टफुली उनको मना कर दिया कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो मुझे एग्जांपल देते थे, यार महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं, विराट कोहली कर रहे हैं, आप उनसे बड़े हैं? तो मैंने बोला हाँ यार, इस मामले में तो मैं दोनों से बड़ा हूँ, और बहुत लोगों से बड़ा हूँ इस मामले में, और मुझे नहीं ये सूट करता। तो मुझे बोलते थे, वैसे मैंने आपको बताया कि ये लीगल है सरकार की तरफ से, तो इलीगल नहीं है। तो मैं उनको बोलता था यार, कुछ चीज़ें लीगली अच्छी होती हैं, मॉरली ख़राब होती हैं, तो ये मॉरली ख़राब है, और गवर्नमेंट ने बंद भी कर दिया। अब 40 करोड़ लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो जो लोग इसको लीगली बोलते थे वो अब आंसर किसको करेंगे? सुसाइड्स हुए हैं इस देश के अंदर बैटिंग ऐप के कारण। एक लड़के ने जो 7वीं क्लास में पढ़ता था, सिर्फ 2000 रुपये हारने के कारण सुसाइड कर लिया। कैन यू बिलीव इट? 7th क्लास का एक लड़का 2000 रुपए की जिंदगी मोहताज रहेगी। 2000 रुपये हारा और ही कमिटेड सुसाइड। क्योंकि 7th क्लास के लिए 2000 रुपये तो बहुत बड़ी रकम है ना। उसको भी तो किसी ने इन्फ्लुएंस किया होगा ना, किसी सितारे को देखा होगा उसने कि लूडो पे खेलते हैं खेल, आओ अपना पैसा बनाएं, सिर्फ आपको यस नो करना है। तो उसको लगा होगा कि इतना आसान है। इन्हीं सितारों की पिक्चर दिखाने तो पापा ले गए थे हमारे को, तो ये गलत थोड़ी ना होंगे। उसकी जो कोमल बुद्धि थी उसको ये बात कौन समझाएगा? जब तक समझ में आती है तब तक आदमी चला गया। तो सुसाइड्स हुए इस देश के अंदर, तो इन सब की मौत का जिम्मेदारी सब लोग हैं जिन्होंने बैटिंग ऐप को प्रमोट किया। मुझे तो कोई शर्म नहीं है ना कोई डर है बोलते हुए। गवर्नमेंट को उसको पहले बंद करना चाहिए था। चलो खुश शुक्र है कि देर आए दुरुस्त आए। तो ये हमने कभी नहीं किया यार। तो बाकी हम ब्रांड प्रमोशन करते हैं, और हमारे पास बहुत सारे ब्रांड आते हैं, हम चूज़ करते हैं कि किसका प्रमोशन हमको करना है, किसका नहीं करना। फिर हम लोग इंटू रियल एस्टेट हैं, वी आर इंटू रियल एस्टेट सेक्टर। हम लोग बहुत सारे बिल्डर्स के साथ हैं, काम करते हैं, उनको सिखाते हैं हाउ टू सेल रियल एस्टेट, हाई टिकट प्रोडक्ट कैसे बेचा जाता है, हाउ टू सेल अपार्टमेंट ऑफ 100 करोड़ रुपीज़, हाउ टू सेल अ प्रॉपर्टी ऑफ 200 करोड़ रुपीज़, 50 करोड़ रुपीज़,
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टूडियो अपार्टमेंट भी नहीं बेच पाते, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 200 करोड़ का कैमेलियास बेच ही रहे हैं किसी ना किसी को. तो वी आर हेल्पिंग पीपल, ब्रोकर्स ऑल ओवर द कंट्री, हाउ टू सेल रियल एस्टेट. तो वी आर इनटू रियल एस्टेट डेवलपमेंट एज वेल. तो ये हमारा एक अलग फोटे है, हम ये सब कर रहे हैं. और भी कुछ छुटमुट बहुत जगह रुमाल रखे हुए हमने कुर्सियों के मतलब ऊपर, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपने बिल्ड किए हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऑलमोस्ट आपको आई थिंक 20 इयर्स 25 years. 25 इयर्स हो गए हैं जिसमें आपने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को Yes. बिल्ड किया, जो आज We are into direct selling as well. राइट. वहाँ हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि हाउ टू बिल्ड योर ब्रांड, हाउ टू सेल प्रोडक्ट्स, कॉमन मैन को कैसे बेचा जाता है, टीम कैसे बनाई जाती है, टीम बड़ी कैसे की जाती है, टीम मल्टीप्लाई कैसे की जाती है. क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आज भी एक बहुत वायबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है टीयर 2 टीयर 3 जगह पे, जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं और पैसा है नहीं लोगों के पास, एजुकेशन है नहीं. व्हाट दे डू, द बेस्ट वे टू अर्न एंड लर्न इज डायरेक्ट सेलिंग. आप किसी भी अच्छी कंपनी में जा सकते हैं, यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. बोले तो 3 साल में फेल भी हो गए ना आप, लाइफ में पास हो जाते हैं. इतना कुछ सीखने को मिलता है. अच्छा ब्रांड है तो आप पैसा भी बनाते हैं. पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मास्टर क्लास है वो एक तरीके अरे से. घिस देता है भाई हाँ. साहब, आपको रिजेक्शन फेस करना सिखाता है जिंदगी हाँ. में. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मुझसे किसी ने पूछा 1 लाइन में डायरेक्ट सेलिंग क्या सिखाता है, मैंने कहा रिजेक्शन फेस करना. क्योंकि लाइफ में तो रिजेक्शन उसको मिलते नहीं है. पापा से 50 मांगे, पापा ने दिए. मम्मी से 100 मांगे, मम्मी ने दिए. जो मांगा उसको दिया. रिजेक्शन फेस ही कहाँ हुई उसकी जिंदगी में. 12th तक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, पेंसिल चाहिए ये लो, पेन चाहिए ये लो, कॉपी चाहिए ये लो, शार्पनर चाहिए ये लो, कपड़े खरीदने ये लो. कहाँ रिजेक्शन फेस हुई. ग्रेजुएशन होती है, बाहर निकलता है, ये ले लो, कहते नहीं लेता. ये कर लो, कहते नहीं करता. हमारे साथ आ जाओ, कहते नहीं आता. तो उसको लगता है यार ये क्या हो रहा है जिंदगी में, तो हमारे साथ कभी हुआ ही नहीं था. ना तो कभी सुना ही नहीं हमने. ना तो हमने कभी सुना ही नहीं. तो यहाँ ये जो मिसमैनेजमेंट होता है ना, उसके दिमाग में बम फटते हैं. डायरेक्ट सेलिंग वो सिखा देती है. और इतनी रिजेक्शन और आप कहाँ फेस कर कहाँ सकते face हैं कर जहाँ पर, यहाँ तो आपको रोज 10 लोगों से मिलना है और 10 में से 9 तो चमकाएंगे ही आपको. सही कह रहे हैं. और एक भी जो एक बचेगा वो लारा देगा, पैसा वो भी नहीं देगा. वही वो कहते हैं कि भाई 100 फोन कॉल ना के सुन लो, आदमी आदमी बन जाता है. हाँ, तो बहुत कुछ है, अच्छी चीजें हैं सीखने के लिए. सर मैं डायरेक्ट सेलिंग से आता हूँ कि सेलिंग इंडिया का कैरेक्टर ही नहीं है. मेरे को ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, आप प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा, जी. कि लोग है ना बड़े क्या कहते हैं, अपोलोजेटिक सेलर है यहाँ पे, कि वो सेल तो करते हैं पर अपोलॉजी के साथ सेल करते हैं. अरे ले लेना प्लीज ले लेना. तो आपको क्या लगता है कि सेलिंग लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है? और एक तो है कि आपने ऑब्वियसली डायरेक्ट सेलिंग एक तरीका होता है सीखने का, और क्या तरीके से एक इंसान सेल्स देखो यार संजय भाई, बात क्या है ना कि हम एक्चुअली पैदाइशी सेलू हैं. एक्चुअली तो हम हिंदुस्तानी क्या, इस दुनिया में मुझे लगता है हर बच्चा पैदाइशी ही सेलू होता है. कैसे सेलू होता है, फिर मैं सेल्स पे भी आता हूँ. ऑल्दो सेल्स बहुत बड़ा टॉपिक है. जी जी. और हम लोग 3 दिन लगाते हैं सेल्स सिखाने के लिए, 3 दिन का पूरा क्लास लेते हैं. अब आप बच्चे को देखो, छोटा है, 8 महीने का, 9 महीने का, 1 साल का. अब उसको ये खिलौना चाहिए, माँ कहती है नहीं देती, वो मिट्टी में लेट जाएगा. माँ बोलती है अब भी नहीं दूंगी, वो रोना शुरू कर देगा तेज. माँ बोलती है दूंगी ही नहीं, और वो दीवार गंदी करेगा. माँ बोलती है नहीं दूंगी, वो उल्टी कर देगा, जो खा रहा होगा खाएगा नहीं. आखिरी में माँ बोलेगी ले मेरी जान छोड़. इस बच्चे को कौन सिखा रहा है ये सब? इस बच्चे को एक्चुअली किसने सिखाया कि मुझे रोना है, मुझे दीवार गंदी करनी है, मुझे मिट्टी में लौटना है? ये साला हमारे डीएनए का पार्ट है. जो चीज हमको चाहिए ना, वो हमको चाहिए. फिर ये बचपन में तो ये बहुत सॉलिड रहता है इमोशंस, बड़े होते होते वो डाइल्यूट हो जाता है. बस आप किसी बच्चे को जो चाहिए ना भाई साहब, वो आपसे ले लेगा. आप चाहे फन्ने खाओ, तुर्रम खाओ, जो मर्जी हो, किसी बच्चे को कुछ चाहिए अनअपोलोजेटिकली साहब वो लेगा. साम दाम दंड भेद सब बच्चे को आते हैं. आप कुछ मत दो, वो खाना नहीं खाएगा. नहीं खाता मैं. खाना खाएगा वो उधर मुंह करके सो जाएगा. अब आप माँ बाप क्या करेंगे? अच्छा ले भाई मेरी जान छोड़, तू चुप रह. तो वी आर पैदाइशी सेलू. अब सेल के साथ दिक्कत क्या है वो भी समझा देता हूँ आपको. सेल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको देश में अगर सीए बनना है तो आप इंस्टीट्यूट में जाओ, यू विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट. आपको एलएलबी करना है, आप इंस्टीट्यूट में जाओ, यू विल बिकम अ लॉयर. आपको डॉक्टर बनना है, तमाम इंस्टीट्यूट हैं जो आपको एमबीबीएस की कोचिंग कराएंगे, एमडी कराएंगे, आपको बना देंगे. फैशन डिज़ाइनर बनना है तो इंस्टीट्यूट है. डेंटिस्ट बनना है, इंस्टीट्यूट है. बाल काटना सीखना है, इंस्टीट्यूट्स है. आप कुछ भी करना चाहिए, एक्टिंग सीखना है,
इंस्टीट्यूट है, सेल्स सीखनी है, नो करिकुलम। तो हिट एंड ट्रायल चलाते हैं मैक्सिमम लोग, लगा लगा नहीं लगा नहीं लगा, और कभी कभी तो जहां मार देते हैं उसी पे गोला लगा के आते हैं, तो यही मार रहे थे तो है ना। तो मतलब गोल पोस्ट गोल के बाद सिलेक्ट होता है। हाँ, तो सेल आर्ट भी है और साइंस भी है एक्चुअली। आर्ट कैसे है वो बहुत बड़ी थ्योरी है, साइंस कहते हैं वो बहुत बड़ी। सेल्स गट फीलिंग का बिजनेस भी है, और सेल्स इमोशंस को ट्रिगर करने का बिजनेस भी है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ गट फीलिंग को ट्रिगर करना है, कहाँ इमोशंस पे हिट करना है, सो दैट आप जो बेचने जा रहे हैं आपको बेचने में तकलीफ ना हो। बड़ा करिकुलम है, और सेल्स से बड़ा कोई प्रोफेशन इस पूरी दुनिया में नहीं है। और मैं जब सेल्स की बात करता हूं तो मैं कमीशन सेल्स एजेंट की बात कर रहा हूं, सैलरीड सेल्स एजेंट की बात नहीं कर रहा। कमीशन सेल्स एजेंट अलग होता है और सैलरीड सेल्स एजेंट अलग होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट कमीशन सेल्स एजेंट। जिसके पास फिक्स्ड नहीं है, उसको ये नहीं पता कि महीने के एंड में उसको एक चेक मिलेगा। वो जंगल का शेर है, शिकार मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। वो सर्कस का शेर नहीं है कि खाना 2 बार मिलेगा ही मिलेगा दिन में। तो मैं चाहता हूं कि जिंदगी में शेर बनना तो सर्कस का बनना नहीं बनना, आपको जंगल का शेर बनना, बिंदास घूमना सड़क पे, लेकिन दहशत उसी की होती है। सर्कस के शेर की कोई दहशत नहीं होती, कोई दहशत नहीं है। उसकी पूंछ अगर बाहर निकल रही है ना तो बच्चे भी हाथ से हिला देते हैं, कौन है बे तू लेकिन जंगल में अगर आप चले जाए, साला दिख भी जाएगा तो फट के हाथ में आ जाती है कि साला हमारी तरफ ना आ जाएगा। क्यों? लेकिन जंगल में उसके साथ एक प्रॉब्लम है, उसको खाने की श्योरिटी नहीं है। वो कमीशन सेल्स एजेंट है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। लेकिन सर्कस का शेर श्योर है, ना बारिश है ना बरस धूप है, शेल्टर है, खाना मिल जाएगा, पुचकार भी देंगे उसको, लेकिन साला उसकी कोई जिंदगी, बीमार होगा तो ध्यान भी रख लेंगे। सब लेकिन संजय कोई जिंदगी है। एक चाबुक वाला, एक हमारे ऐसा हांड मास का 2 टके का आदमी उस शेर जैसे महाराज को आग में से नचा रहा है, चाबुक मार रहा है। अब इसी हांड मास के आदमी को जंगल भेज दो और बोलो जरा चाबुक मारियो जरा इसको, फाड़ देगा बीच में से भाई। तो 100 साल की नालायक जिंदगी से 30 साल की एडवेंचरस लाइफ ज्यादा अच्छी है। तो बिकम अ जंगल का शेर, नॉट अ सर्कस का शेर, बिकम अ कमीशन सेल्स एजेंट, नॉट अ सैलरीड सेल्स एजेंट। खुल के जियो, आसमान बहुत बड़ा है जीने के लिए। सर मैंने ना वो मूवी देखी था फाउंडर, तो उसमें भी वो सिर्फ कमीशन सेल्स एजेंट था, और कैसे वो नीड ने उसके लिए मैकडॉनल्ड्स खड़ा कर दिया, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो मुझे पर्सनली भी ये लगता है कि सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सेल्स को लोग गलत तरीके से लेते हैं यहाँ पे भारत में। तो क्या मिथ है सर सेल्स के अराउंड जो लोगों के माइंड में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? अरे लोगों को लगता है यार सेल्स का मतलब है कुछ बेच के जा रहा है मार को। कौन नहीं बेच रहा है यार? टेल मी। अ डॉक्टर इज सेलिंग, अ इंजीनियर इज सेलिंग द सर्विसेज, अ पॉलिटिशियन इज सेलिंग द ड्रीम्स, होप्स। उसको वोट्स चाहिए। एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज सेलिंग। कौन सेल नहीं कर रहा है बताओ मुझे? जो आदमी नौकरी करता है वो 8 घंटे अपनी एक्सपर्टीज बेच रहा है ना। क्या कर रहा है वो 8 घंटे? फिर इंटरव्यू में भी जाके अपने आप को बेचता है। 10 घंटे 8 घंटे जो आदमी नौकरी पे जाता है क्या करता है? अपना स्किल ही तो बेच रहा है जो उसने सीखा है। डॉक्टर अपनी सर्विसेज बेच ही तो रहा है, रेंडर ही तो कर रहा है। दुनिया में हर आदमी बेच रहा है, और जो बेच ही नहीं सकता वो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। इफ यू आर नॉट एबल टू सेल। एक बहुत अच्छी बुक है, उसमें राइटर लिखता है, आई एम नॉट अ गुड राइटर बट आई एम अ गुड सेलर। कि मैं अच्छा राइटर तो नहीं हूँ लेकिन बेचता बहुत अच्छा हूँ। तो आपको सेलर होना पड़ेगा यार। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग, आज हमारी किसी से चर्चा हो रही तो मैंने कुछ से कहा कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉलेज या वायरलिटी? मतलब देखो, नॉलेज तो बहुतों के पास मिलेगी, वायरलिटी बहुत कम लोगों के पास मिलेगी। तो अपनी नॉलेज को प्रदर्शित करना सही तरीके से, वो भी एक कला है। और राइट नॉलेज को, और राइट नॉलेज, हाँ ऑब्वियसली राइट नॉलेज को, क्योंकि गलत चीजें भी वायरल हो जाती है नहीं, वो गलत चीजें ही वायरल होती हैं। हमें कौन सुन रहा है भाई? हाँ मतलब आप देखें कोई कच्चा बादाम चलेगा, नहीं देखो कोई... मैं तो किसी पे कमेंट नहीं करता, हर आदमी का अपना फोटे है जी। भगवान ने हर आदमी को एक काम दिया है यार करने के लिए, है ना। तो उनको वो काम दिया है जी, वो उनकी सेवा है इस जन्म की, तो वो उनका रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है। हमको ये काम दिया है तो भगवान ने सबको काम दिया है। तब हनुमान जी जब लंका पे गए समुद्र पार करके, तो बहुत सारे वानर नहीं जा पाए। तो वो बड़े वो हुए इस वक्त कि यार हम नहीं जा पा रहे, आप जा पा रहे हैं। तो हनुमान जी ने उनके भी चरणों की वंदना करी कि यार ये मत सोचो कि मैं जा पा रहा हूं, मेरा रोल है ये, तुम्हारा रोल यहाँ बैठने का है। तो भगवान ने इस वक्त तुम्हारे को रोल दिया बैठने का, और इस वक्त मुझे रोल दिया है जाने का। तो दोनों का रोल है। तो इसमें ये नहीं है कि तुम छोटे हो और हम बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपना अपना एक रोल है। तुम अपना रोल कर रहे हो, मैं अपना रोल कर रहा हूँ। तो जो कुछ भी कर रहा है सोशल मीडिया पे, भगवान ने सबको उनका एक रोल दे रखा है। वो अपना रोल कर रहे हैं, हम अपना रोल कर रहे हैं। सर सोनू शर्मा जी का डे इन लाइफ ऑफ क्या है? अगर एक
आम नॉर्मल डे अगर आपका है, अब नॉर्मल बिजनेस डे, यार एक मेरा तो आपका ट्रैवल डे है, वो छोड़ मेरा देते हैं, नॉर्मल डे रहा ही नहीं अब तो यार, तो मैं पता नहीं बट क्या। टिपिकल आपका रिचुअल है जो आप प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जिसके बिना आप ना दिन याद शुरू नहीं करते या खत्म नहीं करते, कोई ऐसा रिचुअल जिससे आपको, जिसे हम ट्रिमिंग कहते हैं कि एक इंसान अपने आप को, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कुछ एक रिचुअल फॉलो करते हैं? यार ट्रैवलिंग में ना बहुत सारी चीज़ें मिस मैनेज हो जाती हैं, जी। कि कभी मॉर्निंग अर्ली फ्लाइट है, कभी आप लेट आ रहे हैं तो सुबह लेट ही उठ रहे हैं। और नॉर्मली अगर मैं घर पे रहता हूँ तो मेरा वही मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले नहा धो के अपने मंदिर में बैठने का मेरा कार्यक्रम है। मेरे घर में ईश्वर ने मुझे एक मंदिर बना के दे रखा है, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ 10-5 मिनट, जो भी मेरी औकात है उसके हिसाब से, जो अंदर की उल्टी उल्टी है मैं सब कर देता हूँ, है ना, कि भाई ये कराया हूँ, तुम जानो तुम्हारा मैनेज कर काम लेना जाने। अपना। हाँ, अच्छा किया तो भी, गलत हो गया तो भी। तो मेरा जो 10-20-25 मिनट आधा घंटा जो भी मैं बैठता हूँ, फिर उसके बाद अगर मैं घर पे हूँ तो फिर मेरा ऑफिस मेरे बगल में ही है, मेरे घर से। मैं चाहता था कि मेरा ऑफिस और घर के बीच में रेड लाइट नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल बगल हो ताकि मेरा टाइम खराब टाइम ना ना हो खराब। ट्रैफिक के अंदर। तो मैं फिर पैदल ही अपने ऑफिस पहुंच जाता हूँ। फिर ऑफिस में स्टाफ है तो उनके सर पे जाके चढ़ जाता हूँ, बताओ क्या क्या कर रहे हो तुम। मेरा स्टाफ सबसे खुश है इस पूरे देश में, क्योंकि मैं होता ही नहीं ऑफिस में। कहते हैं ऐसी नौकरी भगवान सबको दे। अच्छा सर, आप सोशल मीडिया सुपरस्टार हैं, आपके 50 मिलियन से बड़ी कम्युनिटी है आपकी टोटल मिला के, और मैं मानता हूँ कि अगर 5 करोड़ की आपकी कम्युनिटी है तो एटलीस्ट मिनिमम आपको 25-30 करोड़ लोग जानते होंगे, मतलब देखा होगा, जानते हमारा होंगे। मंथली व्यूअरशिप 150 मिलियन का है 15 करोड़ का मंथली। जी। तो आप सोचिए इतना बड़ा नंबर है। अब सर सब तो प्यार करेंगे नहीं, कोई ना कोई हेट भी देता होगा, कोई ना कोई थोड़ा ट्रोल भी करता होगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा भी बोलता होगा। ये पर्सनली मेरा क्वेश्चन भी एक तरीके से कि सर आप इस सब चीजों को मैनेज कैसे करते हैं? इफ एवरीबडी लाइक्स यू, यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। अगर सब आपको पसंद कर रहे हैं तो आपने बहुत समझौते किए हैं इस जिंदगी में। आपने अपनी जिंदगी में बहुत समझौते किए हैं अगर आपको सब पसंद कर रहे हैं। वेरी डीप सर। और मुझे तो अब कुछ नए हेटर भी चाहिए, क्योंकि पुराने हेटर्स को मैं पसंद आने लगा हूँ। आई वॉन्ट सम न्यू हेटर्स बिकॉज ओल्ड हेटर्स स्टार्टिंग लाइकिंग मी। I've started loving you. सो और देखो, आप YouTube पे जाओ, आप भगवान कृष्ण के ऊपर कोई वीडियो देखो, राम जी के ऊपर कोई वीडियो देखो, नानक जी के ऊपर कोई वीडियो देखो, डिसलाइक कर रखा है लोगों ने। जबकि एक अच्छी लर्निंग होगी उसमें से यार, अरे अच्छा भगवान मैसेज होगा। राम के वीडियो पे डिसलाइक है भाई, तो हम क्या, कृष्ण के वीडियो पे डिसलाइक है, भगवान कृष्ण के, मीराबाई के वीडियोस पे डिसलाइक हैं। गांधी को लोग नहीं छोड़ते हमारे देश के अंदर, गांधी पे बवाल मचा के रखा है, गांधी ऐसा, गांधी वैसा, गांधी ये, गांधी वो। तो हम और आप कौन खेत की मूली हैं। मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जब चलता है कि गांधी ऐसा और गांधी वैसा, तो भाई 80 कंट्री में बुत लगे हैं उस आदमी के, 80 कंट्री में। चलो हमारे देश वाले तो मूर्ख थे, बना दिया उसको, वो 80 के 80 कंट्री वाले मूर्ख थे, और तुम अकेले समझदार पैदा हुए हो। चलो हमारे कंट्री में तो उसने हिप्नोटाइज कर दिया होगा, मैं ऐसा भी मान लेता हूँ, और हमारे सब अनपढ़ लोग थे, सब उसको बापू बापू बोल के चढ़ा लिया होगा, चलो ये भी मान लेते हैं, एक्सेप्टेड कर लेते हैं। 80 कंट्री में जो विद्वान से विद्वान लोग थे वो सब मूर्ख बन गए। तुम्हारे तो मोहल्ले में तुमको कोई नहीं जानता, उसको 80 कंट्री में लोगों ने उसके बुत लगा रखे हैं। अभी G20 हुआ, 20 टॉप हेड पूरी कंट्री के राजघाट पे जाके उसको माथा टेक रहे हैं। क्यों टेक रहे हो भाई? जिनको गए हुए 70-80 अरे साल भाई तक, क्यों टेक रहे हो? मत टेको, वो आ रहा तुमसे लड़ने के लिए, वो तो जिंदा भी नहीं है ना, वो तो बुरा भी नहीं मानेगा। चलो सामने तो आदमी फिर भी एक कर्टसी में भी नमस्ते कर देता है, चाहे मन ना भी कर रहा हो, कि बुरा ना मान जाए। बुरा ना मान जाए। अब तो मर गया हो, है हिम्मत तुम्हारी, अगर हिम्मत है तो मत जाओ। क्यों जाते हो राजघाट पे माथा टेकने? तोड़ दो उसको। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई साहब, नहीं कर सकते। यही खासियत है उस इंसान की, यही वो कर गया है अपने पीछे, कि तुम्हारी पुश्तें निकल जाएंगी लेकिन आप उसका नाम नहीं मिटा पाएंगे। उस जमाने का बैरिस्टर है यार, देश के लिए लड़े, उस देश को जमाने आजादी का दिलाई। बैरिस्टर। बाकी आप नकारात्मक बातें ढूंढने निकालो, वो तो हाँ, तो बहुत दिन मिल युधिष्ठिर जाएंगे। ने तो फिर जुआ खेल लिया था, अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया था, उसको तुम धर्मराज बोल रहे हैं फिर। तो किसी ने मुझसे पूछा युधिष्ठिर ने तो जुआ खेला भाई, आप उसको धर्मराज बोलते हो, ये तो बहुत गलत बात है। तो मैंने बोला भैया, आदमी ने 100 नंबर का पेपर दिया, 5 नंबर काट लो उसके, उस चीज के 95 तो फिर भी है।
फिर भी डिस्टिंक्शन से पास हुआ है यार। मान लेते हैं चलो गलती कर दी, मान लेते हैं जुआ खेला, पत्नी को दाव पे लगा दिया, नहीं लगाना चाहिए था, हम भी कहते हैं 5 नंबर काट लो भाई उस चीज के। 100 में से 95 तो फिर भी है ना यार, तो आप 95 की तरफ ध्यान दो ना, 5 की तरफ काहे को ध्यान। तो सर यही डिफरेंस है मेरे को लगता है लूजर्स और विनर्स के बीच में, कि लूजर्स हमेशा नेगेटिव रेफरेंस यार पॉइंट्स ढूंढते हैं। मक्खी तो हमेशा मवाद पे ही बैठेगी जाके, लेकिन जो मधुमक्खी होगी वो बैठेगी फूल पे। हैं तो दोनों मक्खियां, लेकिन आप कहाँ बैठते हो यही डिसाइड करता है कि आप लेकर क्या आते हो। जो मवाद पे बैठेगी बीमारी फैलाएगी, जो फूल पे बैठेगी वो शहद निकालेगी, खुशबू फैलाएगी, खुशबू फैलाएगी, है ना। तो आप मक्खी तो बनो, लेकिन बैठो तो अच्छी जगह। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि हेटर्स की प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, कौन नफरत कर रहा है ये इंपॉर्टेंट बहुत होता है। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बात बात में मैं आपको समझा देता हूँ। नफरत करना किसी से फिर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन व्यक्ति नफरत कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको खराब लोग नफरत कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी चीज है, अगर अच्छे लोग आपको नफरत कर रहे हैं ये आपके लिए खराब चीज है। मुझे कोई विद्वान आदमी गाली दे रहा है तो मेरे लिए डूब के मरने वाली बात हो सकती है कि यार इस विद्वान का दिल मैंने दुखा दिया यार, यानी मैंने से गलती हुई। लेकिन लुच्चा लफंगा मुझे गलत बोल रहा है तो मेरे लिए तो खुशी की बात है एक्चुअली। गलत लोग आपको गलत बोल रहे हैं इससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन कोई धार्मिक व्यक्ति, कोई स्पिरिचुअल लीडर, जेन्युइन स्पिरिचुअल लीडर, कोई अच्छा ऑथेंटिक व्यक्ति की को आपकी बात से अगर ठेस लगी है तो फिर आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि शायद मुझसे कुछ गलती हुई है यार, तो उसको करेक्ट करना है। बाकी 10 में से 2 लोग आपके लिए खराब बोल रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, 8 लोग आपके लिए अच्छा बोल रहे हैं, ये वाइस वर्सा नहीं होना चाहिए बस। तो 2 चीजें हैं, एक तो कम लोग खराब बोले और जो खराब बोल रहे हैं वो अच्छे ना हो, मतलब वो कोई बहुत ही सीरियस सिंसियर लोग ना हो। ट्रोलिंग तो किसकी नहीं होती यार। मोदी साहब को गाली दे रहे हैं रोज, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, नहीं दे रहे प्रधानमंत्री को गाली, राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं, सबको गाली मिलती है, किसको नहीं मिलती। राहुल गांधी को जितनी गाली मिली है इस देश में किसको ही मिली होगी बेचारे को। हिम्मत की दाद देता हूं मैं कभी कभी उसकी भी यार कि क्या स्टिल स्टैंडिंग। यस, और रिवाइवल मोड में लगते हैं अब तो। कितनी गाली पड़ी राहुल गांधी को, सबने दिया। आप सिनेरियो चेंज हो रहा है, मोदी साहब को गाली मिलती है, सबको मिलती है, किसको नहीं मिलती। पार्ट एंड पार्सल है यार। वो कहते हैं ना, नींद और निंदा पे जिसने काबू कर लिया वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसी के साथ मैं अपने सेशन को आज क्लोज करता हूं आपके साथ। मेरी पर्सनली आज बहुत लर्निंग्स हुई हैं आपके साथ, और आपकी बुक मैं रेकमेंड करूंगा सबको पढ़ने के लिए। इसका हमने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में Amazon लिंक दिया हुआ है। नहीं ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट भी है जी। 24 चैप्टर्स हैं इसमें, 24 अध्याय। जो हमने 20-25 साल में सीखा है उसको कंपाइल करने की कोशिश है, उसको कैप्सूल में बनाने की कोशिश है। और एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर हम थोड़े से महंगे भी हो गए हैं तो अफोर्डेबिलिटी का इशू रहता है, लेकिन हम सोचते थे कि यार एक बहुत ही सस्ते दाम में अपने थॉट्स अगर पहुंचा सकें किसी तक तो वो ख़जाना उसके लिए लाइफ में बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। तो कोई 1.5 साल लगा है मुझे इसको लिखने में। वाह। दिक्कत क्या थी इसको लिखने में, नॉर्मली तो घोस्ट राइटर मिल जाते हैं जो लिख देते हैं, वो अपने को समझ नहीं आता। हमने तो कभी नकल वाला इस तरह से काम किया नहीं। तो मैंने 6 महीने 8 महीने में लिखा कंप्लीट कर दी। फिर पब्लिशर को दिया प्रूफ रीडिंग के लिए। पब्लिशर ने हमको भेजा वापस कि देखो हमने चेक कर लिया, सब ठीक है, अब हम छाप देते हैं, आप एक बार फाइनल पढ़ लीजिए, नज़र मार लीजिए। तो हमने फिर उसको नज़र मारी तो हमने खुद ही जो 2 महीने पहले लिखा था वही खराब लगने लगा अपने को क्योंकि हम लोग इतनी तेजी के साथ इवैल्यूएट हो रहे हैं। हाँ, इवॉल्व बहुत तेजी कि हमने कहा यार ये तो साला हमने बहुत खराब लिखा है, और जब लिख रहे थे तो हमने बोला वाह क्या लिख दिया हमने। तो ये जो बार बार का साइकिल घुमाना, इसको करने में अपने को 1.5 साल लगे, और फाइनली हमने कहा बस करो यार, अब कितना करते रहेंगे, परफेक्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। तो फाइनली वी थॉट कि 1.5 साल में हमने बहुत रिवाइज कर दिया इसको। और ये ऐसा प्रूफ रीडिंग कम से कम 8-10 बार चक्कर चला है कि जो चीज़ 2 महीने पहले अच्छी लग रही थी वो 2 महीने बाद लगने लगी कि यहाँ इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है। और कुछ एग्जांपल्स ऐड हो गए नए, कुछ कहानियाँ और ऐड हो गई, कुछ थॉट्स चेंज हो गए। तो करते फिर हमने इसको कंसंट्रेट बना दिया। बाकी तो लोगों को अच्छी लगनी चाहिए ऐसा मेरे को विश्वास है। आई एम श्योर सबको बहुत अच्छी लगेगी, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस बुक। आई एम श्योर ये नंबर 1 बेस्ट सेलर बनेगी और लोग बहुत प्रेम करेंगे, आपको भी बहुत प्रेम करते हैं और आपकी सोच को ही बहुत प्रेम करते हैं। तो वो आपने सब इसमें डाल दिया। वो कहते हैं ना, क्या डाला मैंने अपने 25 साल का सारा जो भेजे में था वो सब इसमें बुक किताब में डाल दिया। सब डाल दिया। तो इसलिए बहुत वैल्यूएबल होती है किताबें ही, इंसान को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकती हैं, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस लेने में आपको 25 साल लग जाते,
तो वो 25 साल आप एक्सेलरेट करके हो सकता है 1-2 महीने के अंदर किताब पढ़ के अपने लिए जर्नी तय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप आए और बहुत बहुत आपने शुक्रिया ग्रेस किया संजय संजय कत्ते के जी पॉडकास्ट बुलाने को। के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल से बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, और आपने अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकलवा ली। ये होस्ट के ऊपर रहता है बहुत कुछ, प्रयत्न कि था हम भी सर। पॉडकास्ट करते हैं तो हमको जी, पता है कि यार होस्ट का एनर्जेटिक होना, एक बहुत काम होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी अच्छी वार्तालाप के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो क्रेडिट आपको जाता है। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, थैंक थैंक यू सो मच।